हम जब ग्राहकों के पास जाते थे तो ग्राहक हमें अपने से बड़ा समझने लग गए थे। आज जो टाइम है, 5 साल में एक यंग बच्चा 25 साल की उम्र में 30 साल तक बिलियनियर बन सकता है। ये टाइम का फ़र्क है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा। जिस बिजनेस ने टेक्नोलॉजी और डेटा को नहीं यूज़ किया वो शायद सर्वाइव भी नहीं करेगा। मुसीबत में आपका साया भी साथ छोड़ देता है, साया भी साथ छोड़ देता है। मतलब इतने ज़्यादा ताने सुनने को मिले कि तुम बेवकूफ़ निकले, तुमने इतना बड़ा काम करके बर्बाद कर दिया, क्या ज़रूरत थी 2 ही कस्टमर पे डिपेंड होने की। अच्छा, बहुत ओढ़ रहे थे IPO आने के बाद, बहुत घमंड आ गया था तुम्हें, तो लोग खुशियाँ मनाते हैं आपके गिरने की। समाज में लोगों ने फ़ोन उठाने बंद, मिलना बंद, पार्टियों में जो इनवाइट आते थे 10-10 इनवाइट आते थे, हम 2 में जाते थे, वहाँ भी लोग VIP की तरह साथ ही खड़े रहते थे, भैया इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, इनकी इज्जत करो। वो बंद हो गया। कहीं गलती से चले जाए तो किसी ने पूछना नहीं। आपने दोनों सेंचुरीज देखी हुई हैं, पिछले 100 साल भी, मतलब सन 2000 से पहले भी, 2000 के बाद भी। तो दोनों में क्या फ़र्क है, कैसा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बिजनेस में क्या क्या बदला है उससे पहले और उसके बाद? मेरे पिताजी बड़े वो थे इनकरेजिंग, कहते यार तुझे तो पूना इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री जाओ। फॉर्म वॉर्म मंगाए गए, भरे गए, बाय चांस एक रात को उनकी डेथ हो गई। तो सारे सपने वहीं रह गए। मैं कहा चलो भैया नौकरी पे लग जाओ। मैंने कॉलेज मॉर्निंग से इवनिंग करके एक साबुन की कंपनी में नौकरी की। ओवरऑल कौन सी कंट्रीज़ आपको लगी कि अच्छी कंट्रीज़ हैं और उन पे स्टार्टअप कल्चर और वर्क कल्चर कैसा है? 4 तरह की लक, लोग कहते हैं लक्की, ओवरनाइट लक्की। तो 4 तरह की लक मैं कहता हूँ। पहला लक है, मैं तो कहता हूँ कि जब भी नेगेटिव वर्ड निकले ना मुँह से, एक बार जोर से अपने को मारना। इन अनजान राहों पे मुझे चलने का तजुर्बा नहीं था, इन राहों ने मुझे एक तजुर्बेकार राह। वेलकम टू द आशीष एंड दुर्वेश टॉक शो। आज हमारे साथ होने वाले एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो YouTube एंड Instagram सेंसेशन है। इनकी बहुत सारी रील्स वायरल हुई है। चलो एक हिंट देता हूँ, पान की दुकान खोल लेना लेकिन नौकरी मत करना। और सर अपना IPO 1995 में लेके आए थे, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और आज इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे कि IPO क्या होता है, सर की जर्नी के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको एक सफल बिजनेसमैन बनाने में हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों आइए आज की इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं देश के जाने माने बिजनेस मेंटर सुरेश मनसबरानी जी का। कैसे हैं सर? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, सेलिब्रेटिंग लाइफ। स्वागत है आपका। वंडरफुल वाइफ। वाह सर, स्वागत है आपका पॉडकास्ट पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अभी हमने देखा सर, आपने वंडरफुल वाइफ की बात की। हाँ। कुछ दिन पहले ही आपने 41th लवली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। तो क्या रहा है सर 40 साल शादी का? मैंने एक पोस्ट भी लिखा था इसके ऊपर, बहुत बढ़िया, कि जो मैरिड लाइफ होती है ना उसके 3 फेज होते हैं। तो फेज 1 होता है, उसमें बहुत झगड़ा होता है। इतना झगड़ा होता है कि 90% उसमें डाइवोर्स हो जाते हैं। जैसे बिजनेस पहले 10 साल में डूब जाते हैं तो शादियाँ भी 10 साल में डूब जाती है। तो हम भी उससे गुजरे, खूब लड़ाइयाँ हुई। दूसरे फेज में लड़ाइयाँ 50% हो जाती है, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू होती है। तीसरे फेज में जाके पूरी मोहब्बत होती है। तो अभी हमारा तीसरा फेज चल रहा है। मोहब्बत वाला फेज चल रहा है। तो सर जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था 1995 में, तब आपका IPO आया था। एंड आज बहुत सारे ऐसे बिजनेस कोच हैं जिनका खुद का IPO नहीं आया, ना ही लाइफ में उतने बड़े हुए हैं, बट आपका तो एक्सपीरियंस ही डबल है। तो सर ये IPO की कहानी क्या है और कैसे आप 1995 में अपना IPO लेके आए थे? वो एक बड़ा खूबसूरत टाइम था। और मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, इंडिया में सुरेश सर सिर्फ नंबर 1 एक ही ऐसे कोच हैं जिनका खुद का IPO आया है और आज वो IPO कोच हैं। तो वो ज़माना था, हम अपरेल एक्सपोर्ट में थे, गारमेंट एक्सपोर्ट में थे। बड़ी सनशाइन इंडस्ट्री थी, दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे थे। तो मैंने समझो 8-9 साल लगे मेरी कंपनी को उस लेवल पे पहुंचने में, जहां हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। और उस टाइम में हर कंपनी एक SME थी। आज तो SME एक्सचेंज अलग खुले हैं जिसकी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन चाहे रिलायंस की बात करें तो सिर्फ 2 करोड़ 38 लाख का IPO आया था। मेरा IPO 1 करोड़ 25 लाख का आया था, जो 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो समझ लो, मतलब 1.25 करोड़ मांगा तो 300 करोड़ आ गया। और तब काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट रियल पैसे में होती थी। आज तो बैंक में ब्लॉक हो जाता है ना, पैसा नहीं आता, पर तब रियल पैसा हमारे अकाउंट में आता था। जो हम 30 दिन में FD रख देते थे, उसका ब्याज भी मिलता था हमको अच्छा खासा। तो हमारे IPO में 75 लाख का हमें ब्याज ही मिला था। अरे वाह। तो था कि एक विज़न था कि मुझे सही मायने में हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और
पढ़ा लिखा मैं ना MBA नहीं हूँ, हाँ। हिंदी मीडियम ग्रेजुएट की आपको पता क्या, एक नौकरी भी नहीं मिलती 500 रुपये की उस ज़माने में, तो 300 की मिली थी मुझे भी। तो मुझे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का पूरा स्पेलिंग भी नहीं लिखना आता था लेकिन टर्नओवर अच्छी हो गई और पढ़ता मैं बहुत था अखबार और किताबें, तो मैं कहा करते हैं IPO। तो गए अपने मर्चेंट बैंकर के पास, बैंक हमारा मर्चेंट बैंकर ही था, तो उन्होंने फिर पूरा समझाया और वहाँ से चली, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो अच्छी रेटिंग दी प्रेस ने हमको, दलाल स्ट्रीट, कैपिटल मार्केट, TV चैनल से बोला ये इस हफ्ते का सबसे अच्छा IPO है, तो 300 टाइम ओवर चला गया। तो वहाँ एक अच्छी सी बहुत जर्नी हुई, एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो एक अलग सी फीलिंग थी उस टाइम में। एंड आई वाज वेरी यंग, 28 साल की उम्र में मेरा IPO आ गया था। क्या बात है सर, 300 रुपये की नौकरी से 300 करोड़ रुपए का एक IPO एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो उस समय जो वो फीलिंग थी किस लेवल की थी सर? मैं कहूँगा फीलिंग तो बहुत खुशी की थी, लेकिन उसके साथ एक घमंड आ गया था, एरोगेंस। वो एरोगेंस मेरे एक फेलियर का बहुत बड़ा कारण बनी, क्योंकि जब आप घमंडी हो जाते हो ना, तो आप को सब कुछ ऐसा लगने लगता है मेरे लिए तो कुछ इम्पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं जो चेक साइन करूँगा, बैंक में पैसे होंगे नहीं होंगे, बैंक पास कर देगा कि भैया ठीक है, इनके तो चेक बाउंस नहीं होते। और था ऐसा कि बैंक से फ़ोन आता, सर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, पास कर दें, हाँ कर दो, हम पैसे भेज रहे हैं। उस समय हो जाया करता था, तो हो जाया करता था उस जमाने में, बिल्कुल। तो ये जो घमंड था ना, उससे बड़े गलत सलत डिसीजन लिए गए, जिसकी वजह से बड़े नुकसान हो गए, इसकी और आगे बात करेंगे। लेकिन खुशी और प्राउड, जो वो वाला प्राउड होता है जिसमें हम अपने आप पे गर्व करते हैं, वो वाला प्राउड के साथ घमंड भी हुआ था, विच इज़ द पार्ट ऑफ पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना 10 गुना मुश्किल है। सर वो जो हुआ हमारे साथ कि 10 गुना मुश्किल, आज भी मैं बहुत लोग का डाउनफॉल पैसा कमाने के बाद देखता हूँ। सर उस कंपनी का क्या नाम था जिसका IPO राहुल मर्चेंडाइजिंग लिमिटेड हमारे बड़े बेटे के नाम में थी, आज भी है वो लिस्टेड कंपनी, लेकिन हम बेच चुके हैं उसे। तो उस कंपनी का क्या हुआ आज? वो भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने घमंड, तो घमंड से तो पतन होता ही है, तो हमारा भी हुआ। उस घमंड में हमने खर्चे बहुत बढ़ा लिए, बहुत टॉप हैवी हो गए, बहुत एक्सपेंसेस बढ़ा लिए, और बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर्स को छोड़ के बड़े 2 कस्टमर्स पे डिपेंड हो गए। तो एक तरफ तो हमारे खर्चे बढ़ रहे थे, नुकसान हो रहा था, और साथ में हम उस नुकसान को कवर करने के लिए और लोन पे लोन, कर्जे पे कर्जा ले रहे थे, तो गैप बढ़ता जा रहा था। अब वो कहते हैं ना कि जब आखिरी झटका लगता है तो बैठ ही जाता है। हाँ। क्या कहावत है, व्हाट इज द सेइंग के, वो क्या बोलते लास्ट हैं, नेल इन द अंतिम, या बिल्कुल, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो वही हुआ कि जब वो 2 कस्टमर हमारे बैंकरप्ट हुए, तो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा। और उस नुकसान में हमारे फैक्ट्री भी बिक गई, बंगला भी बिक गया, और कंपनी भी बिक गई। बेसिकली 300 रुपए से लेकर 300 करोड़ तक का सफर, और 300 करोड़ रुपए से लेकर कर्जे तक का सफर था, या फिर शून्य तक का सफर था ये? फिर वापस शून्य, वापस शून्य पे आ गए। तो वहां से फिर आपने, आपकी स्टोरी कैसे बिल्ड हुई, रीबिल्ड? और उस समय सर लोगों का आपके प्रति क्या बिहेवियर था? जब बहुत आप ही गंदा। कामयाब हुए होंगे तो लोग बड़ा अच्छा मानते होंगे, बट जब फेल हुए तो लोगों का क्या रिएक्शन था? मैं समझता हूँ, जो कहावत है ना कि मुसीबत में आपका साया भी साथ छोड़ देता है, वो साया भी साथ छोड़ देता है। मतलब इतने ज़्यादा ताने सुनने को मिले कि तुम बेवकूफ़ निकले, तुमने इतना बड़ा काम करके बर्बाद कर दिया, क्या ज़रूरत थी 2 ही कस्टमर पे डिपेंड होने की। अच्छा, बहुत ओढ़ रहे थे IPO आने के बाद, बहुत घमंड आ गया था तुम्हें, तो लोग खुशियाँ मनाते हैं आपके गिरने की। वो हुआ, समाज में लोगों ने फ़ोन उठाने बंद, मिलना बंद, पार्टियों में जो इनवाइट आते थे, 10-10 इनवाइट आते थे, हम 2 में जाते थे, वहाँ भी लोग VIP की तरह साथ ही खड़े रहते थे, भैया इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, इनकी इज्जत करो। वो बंद हो गया। कहीं गलती से चले जाए तो किसी ने पूछना नहीं कि जैसे हम आम भीड़ में आए, आइए आइए, थैंक यू, स्वागत है, खाना खा के जाइएगा। पहले खाना खिला के भेजते थे, अब क्या खाना खा के जाइएगा। और लोग फ़ोन नहीं मिलते थे, उठाते नहीं थे। उन लोगों की जिनकी हमने मदद की, जिनको हमने लाइफ में, कैरियर में खड़ा करने, वो भी दूर भाग गए कि कहीं ये याद दिला के पैसे ना वापस मांग ले। तो वो लोग भी जिनको हमने मदद की थी और पैसे नहीं मांगे वापस, वो भी नहीं सामने आए कि आपको भी हेल्प तो नहीं चाहिए। नोबडी एवर आस्क्ड अस। बहुत सारे ताने, बहुत सारा क्रिटिसिज्म, और बहुत ही डार्क पीरियड, इतना डार्क पीरियड के मैं समझता हूँ उससे उभरना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। मोस्टली लोग सुसाइड कर लेते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, उसमें खटिया पकड़ लेते हैं। तो उस समय आप कैसे निकले? आपके पास वो विल पावर कहाँ से आई? 2 चीज़ें हुई। एक तो एक किताब थी रॉबर्ट शुलर की, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू।
उसको मैंने 20-25 बार पढ़ा। उसमें कई सारी स्टोरीज ऐसी इंस्पायरिंग, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ के फिर हीरो बने, तो वो वाली स्टोरी से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। और दूसरा एक मैंने मेंटर किया जो पॉजिटिविटी थिंकिंग का, बॉम्बे के मेंटर थे IAS ऑफिसर, उनका नाम भी मैं बताऊंगा, उज्ज्वल उके था, और उनका मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया मेंटरिंग का। वहाँ से मुझे पॉजिटिविटी, जो आज लोग मेरे बहुत तारीफ़ करते हैं आप इतने पॉजिटिव क्यों हो, वहाँ से मैंने वो पॉजिटिविटी सीखी। तो एक पहला ज़िंदगी का मेंटरशिप मैंने वहाँ किसी से लिया, जिसमें मुझे उस टफ टाइम से लड़ने की ताकत मिली और पॉजिटिविटी की ताकत मिली। सर यही जो आपने बताया कि इस टफ टाइम में बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जब ज़िंदगी में उलझने आए, जब ज़िंदगी में परेशानियाँ आए, उस समय क्या करें वो? एक ही वर्ड है, होप। आपको याद होगा हमने एक यूट्यूब पे किया था, एक साइकोलॉजिस्ट आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया दुनिया में अगर होप जहाँ जिंदा है, एक भी सुसाइड नहीं होगा। जब लोग होपलेस हो जाते हैं तो सुसाइड हो जाता है। तो होप हमेशा अगर जिंदा रहे कि यार आज सो रहा हूँ ना, कल का दिन आज से अच्छा होगा, सुबह उठोगे आज का दिन कल से अच्छा होगा, उस होप के साथ तो बड़े साल कट जाते हैं यार, और फाइनली फिर सक्सेस वापस आ ही जाती, कहाँ जानी है। बिल्कुल ठीक बात है सर। आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेस मेंटर हैं, न जाने कितनी कंपनियों की आपने हेल्प की है, ना कि सिर्फ उनके बिजनेस की ग्रोथ में बल्कि IPO तक लाने के लिए। तो सर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किस तरीके से तय किया? फ्रॉम फेलियर टू बाउंस बैक। ये बाउंस बैक आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे हीरो हैं जिनका IPO 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब था, और उसके बाद वो कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वहाँ से सर ने बहुत मुश्किल वक्त झेला और आज एक सेंसेशन है। आप YouTube पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, और आप रियल लाइव इनके वर्कशॉप पे जाकर भी देख सकते हैं। तो आखिरकार ये इतना चेंज आया कहाँ से? बहुत टफ था, आसान नहीं था, बहुत सारे फेलियर और भी मिले उसके बाद, एक नहीं हुआ। अच्छा। वहाँ पर मैंने उसके बाद एक रियल एस्टेट का काम किया, फिर मैं 2 साल पढ़ने गया कॉलेज। वो मुन्ना भाई वाला सीन मेरे साथ भी हुआ कि 55 साल की उम्र में मैं क्लास में उठा, बच्चे खड़े हो गए कि गुड मॉर्निंग सर, टीचर आया, तो मैं कहा मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ 2 साल पढ़ाई करके मैंने एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाई, थोड़ी मॉडरेट सी सक्सेस उसमें मिली। एक रिटेल स्टोर खोला, उस पर फेल हुए। एक स्टार्टअप किया moviemart.in, जहाँ पे ऑनलाइन DVD रेंटल, बहुत प्रेस कवरेज मिली, जगह जगह इंटरव्यू आए, हर TV चैनल ने कवर किया। 2008-06 की बात है, जब फ्लिपकार्ट भी नहीं अभी शुरू हुआ, तो उस टाइम में पहला ऑनलाइन DVD रेंटल, इंटरनेट बेस्ड कंपनी। तो इतनी प्रेस कवरेज ऑर्गेनिक मिली हमको जगह जगह, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन DVD रेंटल। पर क्योंकि वो एक कॉपी पेस्ट मॉडल था नेटफ्लिक्स, हाँ जी, तो यहाँ इंडिया के सिनेरियो में यहाँ पायरेसी इतनी ज़्यादा थी कि वो चला नहीं, और उस पर फिर नुकसान हुआ। तो नुकसान पे नुकसान पे नुकसान पे नुकसान करते हुए फाइनली जब इतना तजुर्बा हो गया, कहते हैं कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो कामयाबी एक तजुर्बे से आती है, और तजुर्बा ख़राब तजुर्बे से आता है। तो मेरी कंपनी का नाम भी तजुर्बा है, और उसका सेकंड IPO की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इतने सारे नुकसान और वो सब झेल के फिर मुझे लगा कि एक तरफ ज़ीरो से हीरो, हीरो से फिर ज़ीरो, ज़ीरो से फिर हीरो, ये तजुर्बे किसी के पास है नहीं। सही बात है। तो एक दोस्त अमेरिका से आया, उसने ये मेरे को एक चिंगारी लगाई कि यार मैं तेरे से सलाह लेता हूँ। हम लोग लीला में ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि यार बड़ा फ़ायदा होता है, तो तू कोच ही बन जा। अभी परसों भी उसका USA से फ़ोन आया, कहता देखा मैंने कहा था तो मेंटर बन जा, लोगों को फ़ायदा होगा। तो मेरे पास जो भी मेरे हार्ड टाइम है, जो भी मेरी तकलीफ़ें हैं, सारी मेरी गिफ्ट्स हैं। और मैं सबको यही कहूँगा कि अगर आपको कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, कोई भी नुकसान होता है, ये एक ऊपर वाले का आपके लिए टेस्ट है आपको मजबूत बनाने के लिए। और जितना ज़्यादा, देखिए दूध जब फटता है तो पनीर बनता है और कीमती हो जाता है, फिर चीज़ बनता है और कीमती हो जाता है, अंगूर सड़ता है वाइन बन जाता है। तो आप भी जब गलती करते हैं तो और कीमती बन जाते हैं। तो मैं भी कीमती बन गया। और आज दूसरों की लाइफ में भी आप बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सर आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, पान की दुकान खोल लेना बट नौकरी मत करना, और वो आई गेस वीडियो करीब 70-80 मिलियन, 40-50 तो आप ही के पे गई है, 40-50 मिलियन, ओवरऑल करीब 90-100 मिलियन गई होगी जी। तो इंडिया देश के जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो बड़े नाराज़ हैं आपसे, क्योंकि उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो या तो आज पान की दुकान सच में खोल रहे हैं या कोई अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपने लोगों की नौकरियां खत्म करवा दी। बेचारे वो आखिरकार जो बिजनेसमैन है वो करें तो करें। तो अब वो एंटरप्रेन्योर ढूंढ रहे हैं एक अच्छे एम्प्लॉयज़। तो 2 सवाल कि एक, ऐसा आपने क्यों कहा, क्या आप चाहते हैं कि सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप ही करें, और अगर ऐसा है
तो फिर एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छे लोग कहाँ से ढूंढे? ये सवाल मेरे को हज़ारों लोगों ने पूछा कमेंट्स में, हज़ारों। तो मेरा हमेशा सवाल ये जवाब ये रहता है कि दुनिया में जो वेल्थ है ना वो 5% लोगों के पास है, 95% पे क्यों नहीं है? तो 5% में ही एक जिगरा होता है बिजनेस करने का, क्योंकि आप भी बिजनेसमैन हो, आप समझते हो कि बिजनेस करने के लिए कितना कुछ चाहिए। अपनी लोग सेहत गंवा देते हैं, फैमिली टाइम, सही बात। पार्टियां नहीं करते, क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता स्ट्रेस है एक बिजनेस बहुत को, होता है। स्ट्रेस इतना, रातों रातों नींद नहीं आती, पेमेंट देनी है, फाइनेंस का अरेंजमेंट है, अच्छी टीम है। तो बिजनेस वाइज सबके बस का है नहीं। मैं कितने भी वीडियो बना लूं, अगर मैं कहूँगा कि कुछ लोगों को मैं इंस्पायर कर पाया ना, कुछ लोगों को, जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक स्टार फिश फेंक रहा था बच्चा समुंदर में, तो किसी ने कहा क्या हजारों करोड़ों मरी पड़ी हैं, तू काय को एक एक करके क्या फ़र्क पड़ेगा? कहता इसको तो फ़र्क पड़ रहा है ना जो फेंक रहा हूँ। तो मेरा भी, अगर मैं 10 को भी इंस्पायर करता हूँ तो मेरे वीडियो सफल हो गई। और ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लोग एम्प्लॉय रहेंगे, भाई हर एक के बस की बात नहीं है। तो जितने व्यूज आ रहे हैं वो सब बनने नहीं वाले। बिल्कुल, लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप सच में बहुत टफ है ना, उसके लिए जाने कितनी चीज़ें हैं, माइंडसेट। तो ये तो कहने की बात है कि चलो हम एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, बट एक्चुअल में जब आदमी फील्ड में उतरता है ना, उसको तब पता चलता है यार जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो है ही नहीं, यहाँ तो जाने कितने मेहनत करनी पड़ रही है, क्लाइंट नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो ऑटोमेटिकली 90% लोग इसीलिए गिव अप भी करते हैं, फेल भी हो जाते हैं। इसकी अदर साइड स्टोरी में मैं ये भी कहूँगा, मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो कई सारे लोगों को रोज़गार देते हैं, और अगर आप नौकरी करते हैं तो सिर्फ एक ही परिवार चलता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी देश की तरक्की तो एंटरप्रेन्योरशिप से ही होगी। बिल्कुल। तो जितने भी लोग सर फेल होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे मैंने बताया कि कोशिश तो सब करते हैं, बनना सब चाहते हैं, बट 99% लोग फेल हो जाते हैं। तो फेलियर के क्या मेन कारण होते हैं? कुछ 3 रीजंस ऐसे जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं। 3 तो नहीं होंगे, 30 होंगे। खाली 3 रीजन नहीं होता। 30 ही बता दीजिए सर, पूरा 4 घंटे का पॉडकास्ट इसी पे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्योंकि ना देखो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पहला आपका क्या प्रोडक्ट और सर्विस है, डिफरेंशिएटर क्या है। हाँ, अगर आपने सब कर रहे हैं वही कर लिया तो ना प्रॉफिट कमा पाओगे, ना सेल्स मिलेगी। तो पहला तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, उसमें डिफरेंशिएटर क्या है, वो कर लिया तो उसके बाद आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, उसमें लीड कहाँ से ला रहे हो, फिर उसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हो, फिर उसकी टीम कैसे बना रहे हो आगे। पहले सोलोप्रेन्योर हो गए, फिर 2 आदमी रखोगे, फिर 10 रखोगे, फिर 100 और 1000 को संभालना। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हुए फिर लिस्ट करना, लिस्ट करके फिर और फर्दर स्केल करना, कंपटीशन को खरीदना, M&A करना। कोई एक बात थोड़ी है, एंटरप्रेन्योरशिप एक पूरा यूनिवर्स है। बहुत यूनिवर्स है। तो वहाँ पे 30 से भी ज़्यादा चीज़ें, हर कदम एक नई जंग है, वो गाना था ना, हर कदम एक नई जंग है। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारी रोज की लड़ाई है यार। सही बात। हर रोज एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी मार्केटिंग का चैलेंज आ रहा है, कभी फंड्स का चैलेंज आ रहा है, कभी कोई की एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं। सो दिस चैलेंजेस आर एवरीवेयर। इससे हमें रोज लड़ना है, रोज रास्ता निकालना है, और जितने रास्ते निकालेंगे हम बेहतर बेहतर, जैसे कहते हैं ना कि घिस घिस के सोना होते चले जाएंगे। बात है सर, आपने बताया प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर। बहुत जगह सुनते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड कर लो, कुछ डिफरेंशिएट कर लो तो आपको मार्केट में वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये आइडिया कहाँ से लाएं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड करें? यूएसपी इज ऑलवेज कस्टमर बेनिफिट। देखिए आज आप सबको मालूम ब्लिंकिट आया है, हाँ जी, जेप्टो आया है, क्विक कॉमर्स आया। बिल्कुल। तो इस क्विक कॉमर्स में एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि हमको मार्केट नहीं जाना, हमको 1 दिन 2 दिन वेट नहीं करना, हमको तो 8 मिनट में 4 मिनट में चीज़ मिल गई। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। हम क्या क्रिएटिव माइंड से सोच नहीं रहे हैं कि कैसे हम लोग कस्टमर बेनिफिट। सो वॉट एवर योर यूएसपी इज, अगर वो कंपटीशन से जो भी आप करंट कर रहे हो उससे कस्टमर को 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, दैट बिकम्स योर यूएसपी। तो मान लो एक ड्राई क्लीनर अगर 4 घंटे की सर्विस देता है, आप आधे घंटे की दे सकते हो, दैट्स योर यूएसपी। मैं न्यूयॉर्क में अपने ऑफिस जाता था तो वहाँ पे मैं देखता था कि सड़क पे पॉलिश वाले बैठे होते थे, वहाँ के लोकल होते थे, लेकिन था ऐसा एक कुर्सी लगा के, वहाँ का स्टाइल अलग है, वो कुर्सी लगा के आपको कुर्सी पे बिठा देंगे, एक मैगजीन देंगे, पढ़ो करेंगे। तो एक बंदे ने लगा रखा था कि 90 सेकंड में आपकी शू पॉलिश। अब न्यूयॉर्क की ज़िंदगी भाग भाग के जा रहा है हर कोई, टाइम नहीं, तो उसके बाद हमेशा टक, तो उसको $1-2 टिप भी ज़्यादा मिलती थी। उसके बाद फटाफट खाली वो 1 सेकंड नहीं बैठता था, पहला उसके पास ग्राहक जाता था और औरों से पैसे भी ज़्यादा लेता था। तो उसमें भी उसने एक डिफ्रेंशिएटर कर दिया कि इस भीड़ भाड़ में, इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी में जल्दी शू पॉलिश करूँगा। सो योर यूएसपी इज मेजर बेनिफिट टू योर कस्टमर बिकॉज दे आर पेइंग यू, यू आर नॉट पेइंग योर सेल्फ। आप खुद भी सोच लो मेरी यूएसपी है, वो नहीं है,
कस्टमर बोलेगा यूएसपी है तो यूएसपी है। तो कस्टमर से बातचीत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी समझना कि उसको क्या चाहिए, कहाँ पे गैप है, उस गैप को आपने फिलअप। सर जैसे आपने बताया कि न्यूयॉर्क पर भी आपने काफ़ी टाइम रहे हैं और वहाँ के बिज़नेस को भी बड़े नज़दीक से देखा है, तो यूएस के बिज़नेस माइंडसेट और इंडियन बिज़नेस साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस आपको लगा है? आपने दोनों जगह काम किया ऑलमोस्ट, रहे भी हैं आप तो यूएस में। हाँ, देखिए, एक तो क्रिएटिविटी को वहाँ बहुत बढ़ावा दिया जाता है, और दूसरा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, एक आपने टर्म सुनी होगी, गूगल आप करेंगे तो एक लिस्ट होती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, किस किस कंट्री में अच्छा है। मोदी गवर्नमेंट इंडिया बड़ा का इसको नाम बहुत नीचे है, बहुत नीचे है उसमें, क्योंकि यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक, आज आपकी कहीं पे पेमेंट अटक गई तो आपके पास कोई रिकोर्स नहीं है निकालने की। आपकी अगर प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, आप 40-40 साल लड़ते रहो, कोई आपके पास नहीं है। बहुत सारे, अगर कहीं कुछ फंस गया है किसी डिपार्टमेंट में तो जल्दी से उसका हल नहीं है। आप समझते हो कितनी कॉम्प्लिकेशन है हम लोग के लिए। तो ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ कम है ना, उसकी वजह से यहाँ पे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बड़े उतने नहीं हो पा रहे जो इकोसिस्टम वहाँ बना हुआ है। फंडिंग बहुत आसान है वहाँ पे, तो सिलिकॉन वैली में तो मकान मालिक कहते हैं भाई तू जगह ले ले मेरी, मुझे इक्विटी दे दे। तो यहाँ वो नहीं है कल्चर, तो वहाँ फंडिंग का इकोसिस्टम इज मच मोर मैच्योर देन इंडिया। इंडिया से बहुत अगले लेवल का मैच्योरिटी है वहाँ पर। तो ये जो सारा कुछ सिस्टम वहाँ बना हुआ है ना, बैंक्स, मुझे याद है हम न्यूयॉर्क में जब बिजनेस करते थे तो मेरा 2 आदमी का ऑफिस था, और इंडिया से शिपमेंट आई, कंटेनर आया, डॉक्यूमेंट्स आए, हमने कोरियर से अपने ब्रोकर को भेज दिया। ब्रोकर ने ऑनलाइन उन दिनों में 95-6 की बात कर रहा हूँ, एंट्री डाली, एंट्री पास हो गई, ट्रकर को दे दिया, ट्रकर लेके वेयर हाउस गया। पब्लिक वेयर हाउस यूज़ करते थे, अपना वेयर हाउस भी नहीं। वहाँ पे वो हमसे पर कार्टन वार्टन पैकिंग का कुछ पैसा लेते थे। लाखों स्क्वायर फीट में वेयर हाउस, उस वेयर हाउस से माल उठा कस्टमर के घर चला गया। हमारे पास कॉपी आ गई रिसीविंग की, हमने फैक्टर होता है वहाँ, फैक्टरिंग होती है, इनवॉइस फैक्टरिंग होती है, भाई 80% पैसा हमारे अकाउंट में आधे घंटे। इस सारी ट्रांजैक्शन में 3 दिन फ़ोन और फैक्स के अलावा कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं थी कि किसी से मिलने जाना है। एवरीथिंग वॉज डन ऑन 4-5 फ़ोन कॉल्स, और 80% पैसा आपके घर आ गया। ये बात है 30 साल पहले की। हाँ, और फिर जब जो कोई चेक आना है किसी कस्टमर से, तो हमें पता था 11 बजे पोस्टमैन आएगा, कोरियर नहीं, पोस्टमैन आएगा 11 बजे, और उसमें हमारा चेक होगा इस तारीख को। और 11 बजे पोस्टमैन आता था और उस पर हमारा चेक होता था। तो जब उस हम एफिशिएंट सिस्टम की बात, यहाँ पोस्ट पे भेज दो, कब मिलेगा पता ही नहीं है। कोरियर जाके थोड़े से अब एफिशिएंट हुए हैं, नहीं तो पोस्ट का तो अभी भी हाल वैसा ही है। तो पोस्ट, उस टाइम की मैं पोस्ट बता रहा हूँ कि टाइम के हिसाब से चेक आते थे जी, लाखों डॉलर के, तो वो चेक भी टाइम पे आ जाते थे। तो इस एटमॉस्फेयर में, उस एनवायरनमेंट में बिजनेस बढ़ेगा ही ना। बिल्कुल ठीक बात है। सर आपने 1995 से पहले जो आपका पहला बिजनेस था वो आईपीओ का, एक्सपोर्ट का था, तो उसके बाद आपने सेम बिजनेस में जाने का क्यों नहीं सोचा, दूसरी फील्ड क्यों? बड़ा अच्छा सवाल है कि एक तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। मैं अगर पलट के देखूं तो उस टाइम में करोड़ का नुकसान ऐसे हो जाता था जैसे चेंज हो, जैसे मतलब चेंज हो, हाँ। जैसे ना 2 दिन लेट हुआ, आपका बायर ने कैंसिल कर दिया, 2 दिन लेट। और यहाँ तो आपको पता है, दिवाली आ गई, लेबर गई, 15 दिन आएगी नहीं, ईद आ गई, लेबर गई, 15 दिन आएगी नहीं, और लेबर इंटेंसिव था। तो वो कहीं पे कोई 1 इंच छोटा रह गया गारमेंट, रिजेक्ट शिपमेंट। तो जब तक शिपमेंट जाती थी, वहाँ पास होती थी, पेट में ना यूं होता रहता था कि अरे 1-2 करोड़ की शिपमेंट गई है, पास होगी नहीं होगी, पास होगी नहीं होगी, पास होगी नहीं होगी। तो इतना रिस्क था उसके अंदर कि टेंशन, स्ट्रेस लगा रहता था कि टाइम का प्रेशर। तो हम कहते थे, इसमें उन दिनों केबीसी चला था, लाइफ लाइन। हाँ। तो हमने ये कहना शुरू किया, धंधे में लाइफ लाइन तो है नहीं, डेडलाइन ही है। तो एक तरीके से ना, ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग कर रहे हैं, शाही एक्सपोर्ट वगैरह हमारे टाइम के बड़े बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं, लेकिन हमारा मन नेगेटिव हो गया। और वो नेगेटिविटी एक बड़ा रीज़न था कि उसको हमने छोड़ दिया बिजनेस को। और जब आप किसी भी बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है, तजुर्बे की लर्निंग है, कि आप किसी भी इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए, अपनी खास करके, आप जहाँ नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं ना, यूनिवर्स आपको 10 रास्ते दिखाता है बंद कैसे करना, और नुकसान देगा। फैक्ट्री में आग भी लगी तो एवरीथिंग स्टार्ट टू प्रूव योर स्टोरी। आपकी फैक्ट्री में आग लगी? हाँ, तो हमारी फैक्ट्री में आग लगी, बहुत कुछ होने लग गया, ऐसा ऐसा। तो क्या देखा, हम आपस में बातें करते थे कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, इसके अंदर देखो आग लग गई है, फिर 4 केस और बन गए,
अच्छा ये हो गया जी, पीएफ का केस बन गया जी, उन्होंने बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी उसमें कवर कर दिया, उसकी एक निकल आई रिकवरी। तो देखो ये बिज़नेस अच्छा नहीं है। कहीं कोई चोरी हो गई फैक्ट्री में तो देखा ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, यहाँ पे चोरी होती है। कोई कस्टमर ने कुछ क्लेम डाल दिया, देखो यहाँ पे कस्टमर भी चोर है। सो व्हेन यू मेक दीज स्टोरीज वो सच होती चली जाती है, यूनिवर्स लग जाता है उसको सच करने में, देख तेरी स्टोरी ठीक है, तेरी स्टोरी ठीक है, जल्दी भाग, जल्दी छोड़ इस बिजनेस को। तो लॉ ऑफ हम निकल गए अट्रैक्शन, उसमें आप कह रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम किया, नेगेटिव चीजें आई। अब मैं पलट के कहता हूँ कि शायद चलो जैसे पंजाबी में कहावत है ना कि कुबड़े को लात पड़ी कुब सीधा हो गया, तो हमें वो लात पड़ी थी, हम उस बिज़नेस से निकले और अब मैं समझता हूँ कि ना लेबर है, बड़ा साफ़ सुथरा बिजनेस है, हाई ग्रॉस मार्जिन बिजनेस है, दिस इज़ अ गुड थिंग। बट ओवरऑल देखा जाए कि 25 साल का तजुर्बा छोड़ना शायद एक इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं होता अगर मैं उसी में वापस काम करता। लुकिंग बैक कहते हैं ना हाइंडसाइट में विजन इज 2020, अगर पीछे मुड़ के देखो तो शायद मैं अगर 1-2 साल और मेहनत करता वापस स्टैब्लिश हो जाता है, 10-20-15 साल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। सेम इंडस्ट्री था, इतना नेटवर्क तजुर्बा था, हो गया था, नेटवर्क था, 25 साल का तजुर्बा हो गया, देश विदेश में लोग जानते थे। जीरो से शुरू करना और 3-4 में फेल होकर फिर नया करना, एक बड़ा टाइम निकल गया जिंदगी का। जैसे अमिताभ बच्चन फेल हुए पर सेम इंडस्ट्री में रहे तो वापस बाउंस बैक हो गए ना। तो इंडस्ट्री चेंज करना इज ए हरक्यूलियन टास्क, और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। उस समय आपका और अमिताभ बच्चन का एक जैसा ही रहा है दोनों का। हाँ ऐसा ही क्या था कि सही बात बताई, वो हमारे मेंटर थे ना उज्जवल उके। तो क्या आपको बिजनेस फील्ड का अमिताभ बच्चन कहा जा सकता है? अभी तो नहीं हो जाऊंगा लेकिन सच्ची बात ये बता रहा हूँ कि हमारे जो मेंटर थे ना, तो वो आपके देखते थे रोल मॉडल क्या है। हाँ। तो उन्होंने जब मेरा 1-to-1 किया तो बोले तेरा रोल मॉडल क्या है? मैं कहा अमिताभ बच्चन। क्या तभी साला तेरा फेलियर आया। मैं उसके डायलॉग बहुत बोलता था, लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं। तो कहता तेरा इसीलिए आया भाई, रोल मॉडल सोच समझ के बनाना, नहीं तो उसकी सारी जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ तेरे अंदर आ जाएंगी। तो ऐसे ही मेरे एक मित्र थे, मैं बॉम्बे में बैठा था, तो उससे कहा भाई तेरा भी नुकसान हुआ, मेरा भी, वो जेल भी चले गए थे। तो कहा तुम इतने पॉजिटिव कैसे हो? तो मैं कहा मेरे मेंटर है, तो वो भी गया उसके पास, उसने उसका निकाला, तो उसने उसका जो एक पिक्चर आई थी वक्त, हाँ जी, बलराज साहनी की, बिल्कुल। तुम तो पैदा नहीं हुए होगे, तो नहीं हुआ 13 बार देखी उसने। और उस पिक्चर में क्या था कि बलराज साहनी, वो एक आपने देखा होगा जो 50वीं एनिवर्सरी बनाते हैं ना बुजुर्ग लोग, उस पर एक गाना जरूर गा के छड़ी लेके डांस करते हैं, जो छड़ी वाले बुजुर्ग हो जाते हैं, ओ मेरी जौहर जब गाना तो सुना ही है मैंने। वो गाना 50वीं एनिवर्सरी में उस पिक्चर से चला था। और बलराज साहनी साहब बड़े जोश में कह रहे केदारनाथ एंड सन्स का बहुत बड़ा बिजनेस होगा, मेरे 3 बेटे, और वहाँ अर्थक्वेक आया था, पूरी फैमिली बिखर जाती है और रिक्शा चलाने लगते हैं। तो वहाँ से वो चलता था भाई बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। तो उस बंदे ने वो 13 बार वो पिक्चर देखी, उसका बुरा वक्त आ बुरा वक्त आ गया। तो यू अट्रैक्ट दोज थिंग्स। सो इसके लिए मैंने उनसे सीखा, उज्जवल उके सर से, कि कोई भी नेगेटिव गाने मत सुनो, टीवी मत देखो, अखबार मत पढ़ो, आपको एज ए बिजनेसमैन सिर्फ न्यूज़ पढ़नी चाहिए, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक टाइम्स, सही बात है। बस। इसके अलावा आपको कोई भी इतना नेगेटिविटी भरी हुई है कि आप अपनी वो ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हो, ये मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी वहाँ से। हाँ, जैसी संगत रहेगी, जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसा हो जाओगे। सर आपने पूरी अभी तक जो एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर की, मैंने ये देखा है कि आपने नेगेटिव चीज़ों को बोल बोल के बड़ा अट्रैक्ट किया है। जैसे आपने बोला ये इंडस्ट्री खराब है तो उस इंडस्ट्री से दूर चला गया। पॉजिटिवली आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहाँ कहाँ यूज किया है? अब तो रोज ही कर रहा हूँ मैं। अब तो जिंदगी झींगा लाला, जिंदगी 100% के आसपास पॉजिटिव है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हर जगह दोस्ती प्यार, सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल वाइफ चल रहा है, अट्रैक्टिंग बेस्ट कस्टमर्स, पैसा भी आ रहा है, काम भी आ रहा है, हेल्थ भी बढ़िया बनी हुई है। तो वर्ड्स है पावर। हम हमेशा यही कहता हूँ, आई एम गेटिंग यंग, तुम लोग की कंपनी में रहता हूँ और यंग बना रहता हूँ। अच्छा, इतनी मेहनत करने से, पढ़ने लिखने से, सब करने से तो एनर्जी और बनी रहती है। तो जो भी मेरी उम्र के लोग देख रहे हैं भाई, बात सुनो, रिटायरमेंट वर्ड मत निकालना। जहाँ कहोगे रिटायरमेंट एज होगी तो एज हो ही जानी, बीमारियाँ हो जानी है। काम करते रहोगे, एक्टिव रहोगे, फील नहीं होगा कि आपकी एज बढ़ती चली जा रही है। जब इतना काम करता हूँ मैं फील नहीं होता कि उसकी वजह से मेरे को एज रिवर्सल हो रहा है। तो व्हेन यू वर्क मोर आपकी एज रिवर्सल भी होगी। तो ये कहना कि भाई अरे इस उम्र में इतना, कई लोग मेरे लिखते चैनल पे, बुड्ढे कबर में पाँव लटके अब क्यों पैसे के लिए काम कर रहे हो, साथ ले जाओगे, यूट्यूबर बन रहे हो, बहुत सारा कुछ मजाक भी बनता है सोशल मीडिया पे। बट इट्स गुड कि आप बड़ी उम्र जितनी करें उतना काम ज़्यादा करेंगे, यू विल रिमेन एक्टिव, और आप
एज रिवर्सल भी कर लोगे। नेगेटिव कमेंट्स का फर्क पड़ता है आपको या आपकी लाइफ में? तजुर्बा है पूरा। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि जब भी नेगेटिव वर्ड निकले ना मुंह से, एक बार जोर से अपने को मारना चाहिए कि वो नहीं, कैसे नेगेटिव लगे। कमेंट्स का फर्क पड़ता है जो आपके सोशल मीडिया पे लोग नहीं, नेगेटिव अब कमेंट नहीं, करते हैं? अब नहीं, हम पर्सनली नहीं लेते। हम कहते भाई कुछ तो लोग कहेंगे, तो क्या है कि अब जो कह रहा है उसके क्या हालात है, बेचारा जिंदगी में कितना परेशान है, कहाँ से दुखी है, कहीं का कहीं निकलता है। Correct, देखिए सही एक बात छोटा सा जोक सुना देता हूँ आपको कि एक बस किस पे चलता है आदमी का ना, तो एक बॉस का बस एम्प्लॉय पे चलता है, बुरी तरह डांट दिया, उसका मूड खराब हो गया। अब एम्प्लॉय का बस कहाँ चलेगा? बीवी पे, उसे बीवी को डांट दिया। बीवी का बस कहाँ चला? बच्चे पे, उसे बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अब बच्चा बाहर निकला, गुस्से में कुत्ता भौंक रहा और पत्थर मार दिया। तो कुत्ता भी चीटी टीटी टीटी करते गया, सामने बॉस जा रहा था, उसको काट लिया। तो मेरा घूम फिर के तो घूम फिर के व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बट कहने का मकसद ये है, तो जोक था चलो। और ये भी मैंने इंटरनेट पे ही सुना था किसी रील में, मेरा ओरिजिनल नहीं है। लेकिन वर्ड्स इफेक्ट करते बड़ा भारी। आप पैसे के खिलाफ बोलोगे कुछ तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। रिलेशनशिप दोस्त के खिलाफ, मेरी आपकी दोस्ती है, मैं आपके सामने नहीं, आपके पीछे अगर आपकी बुराई और नेगेटिव एनर्जी दूंगा, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। चाहे सामने मैं कितना मीठा बना रहा हूँ, बट एनर्जीज कहीं ना कहीं पे पता लग जाएगा कि ये एनर्जी हमारी अलाइन नहीं हो रही है, और वहाँ पे दोस्ती भी टूट जाएगी। सो वॉट एवर यू गिव नेगेटिव एनर्जी टू, वही बढ़ता है। वॉट एवर यू गिव पॉजिटिव एनर्जी टू, वही बढ़ता है। बिल्कुल, जैसा बढ़ाना है वैसा आपको बढ़ जाएगा। सर आपकी बहुत सारी रील वायरल होती हैं, जैसे कि एक पान की दुकान वाला बोला, एक आपने फोटो पे टंगना है या फिर फ्रेम में रहोगे या फ्रेम में रहोगे, फ्रेम वाला था, और उसकी कहानी क्या है? 2-3 बताऊंगा मैं आपको। बढ़िया। हाँ। एक था कि मेरे एक मित्र होते थे, तो वो कहते थे कि देखो, वो खाने के ऊपर करते, तो मैंने कैसे मिक्स किया रील को। वो कहते थे बहुत खाना खाते थे और सिगरेटें पीते थे, शराब पीते थे। और सुरेश, हीरा जन्म है यार, तो उसके बाद तो जब तू मरेगा थोड़े दिन तो ताजे फूलों की माला चढ़ेगी, फिर प्लास्टिक के चढ़ेगी, फिर जब सफ़ेदी होगी तेरे बेटे की बीवी कहेगी बुड्ढे को डाल दो दराज में, तुम दराज में चले जाओगे, फिर गुम हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी खत्म। तो मैं कहीं इंटरनेट पे कोट पढ़ा, देखो कंटेंट में हम इंस्पिरेशन लेते हैं। हाँ जी। तो वहाँ मैंने पढ़ा प्रेम में या फ्रेम में, तो मैंने उसके साथ ये जोड़ दिया। तो मैं कहा प्रेम से रहो, नहीं तो फ्रेम में तो एक दिन जाना है, और जिस दिन भैया जाओगे उस दिन ये माला वाली कहानी मैंने उधर जोड़ दी, तो वो भी हिट हो गई। तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन को कोट मिल जाता है, उसमें फिर हम अपनी स्टोरी रियल लाइफ लगा के। एक और बढ़िया हिट हुई कि मजा ना आता है ना जाता है, मजा लिया। ये तो व्हाट्सएप पे हिट। यस, बहुत हिट हुई है। पूरा इंटरनेशनल, स्पेन, बांग्लादेश, यूएसए, एवरीवेयर इट वाज शेयर्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। पुराने मेरे समधी ने बोला मेरे नेवी के एलमुनाई ग्रुप में शेयर हो रहा है। मैं लोगों को कहता हूँ ये तो हमारे समधी हैं। तो वो बड़ा बढ़िया गया कि मज़ा ना आता है। और मेरा एक दोस्त कहा करता था अक्सर, पूरा सर बोल के सुनाएंगे सर। वो कहता था कि मज़ा ना आता है ना जाता है, मज़ा तो लिया जाता है। तो मैं कहा, गोवा में हम बैठे थे 5 स्टार होटल में, एक कपल आया, कहता जी मज़ा नहीं आ रहा। मैं कहा भाई मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? बीवी, मियाँ बीवी, तुम बढ़िया बीवी तुम्हारे साथ है, 5 स्टार में ठहरे हो, समुंदर है, खाना बढ़िया, माहौल बढ़िया, मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? तो मज़ा ना आता है ना जाता है। हर एक ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन किया, अपना अपना मतलब निकाला उसके ऊपर। बिल्कुल, असलियत तो यही, कंटेंट आप अपने हिसाब से कंज्यूम कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज में एक मैंने बनाया, ड्रेस और एड्रेस का कमाल है कि आपका अगर ड्रेसअप बढ़िया नहीं है तो 7 सेकंड में लोग आपको जज कर लेते हैं, दे लाइक यू और डोंट लाइक यू। इमेज कंसल्टेंट कहते हैं कि पहले 7 सेकंड में ना आपका कैसा पहनावा है, सामने वाले के सबकॉन्शियस लेवल पे वो आपको लाइक करता है नहीं लाइक करता, वो आ जाता है। तो इसलिए एक ड्रेस या एड्रेस का बड़ा कमाल है। उसमें मैंने एग्जांपल दिया गोविंदा की एक पिक्चर का कि गोविंदा गोविंदा एक नौकर बन के करिश्मा के यहाँ काम करता है, और कादिर खान का 5 स्टार होटल होता है, उसके डैडी होते हैं, चौकीदार बन के मिलने आते हैं। तो कहते पापा आप अपने होटल में खाते हैं यार, रात खाना 5 स्टार का खाए बड़ा। तो दरबान घुसने नहीं देता। तो गोविंदा लड़ने लगता है, तो समझाता है बेटा ये ड्रेस का कमाल है, ये इसका कसूर नहीं। सही बात है सर। 19 मतलब आपने दोनों सेंचुरीज देखी हुई हैं, पिछले 100 साल भी, मतलब सन 2000 से पहले भी, 2000 के बाद भी। तो दोनों में क्या फ़र्क है, कैसा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बिजनेस में क्या क्या बदला है उससे पहले और उसके बाद? उसके पहले ना एक था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
भाई स्टेप स्टेप एक जनरेशन लग जाती थी बिजनेस खड़ा करने में। मतलब अगर बाप ने खड़ा किया है तो उसकी तो ज़िंदगी गई, वो अपनी सेहत फैमिली लाइफ सब कुछ उसी में झोंक देता था, तब एक बिजनेस खड़ा होता था उसका। फिर उसके बच्चे, उसके पोते, उसके वो ऐश करते थे। आज जो टाइम है, 5 साल में एक यंग बच्चा 25 साल की उम्र में 30 साल तक बिलियनियर बन सकता है। ये टाइम का फ़र्क है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा। जिस बिजनेस ने टेक्नोलॉजी और डेटा को नहीं यूज़ किया वो शायद सर्वाइव भी नहीं करेगा। सर अगर हम बात करें तो आप इंडिया के आज जाने माने OKR कोच हो। ये OKR बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। बहुत सारे जो इनिशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की एज एन एंटरप्रेन्योर, वो इसके बारे में जानते भी नहीं है। तो क्या आप OKR के बारे में कुछ बताएंगे? OKR है ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स। 1970 में इंटेल ने किया था। वहाँ पर एंड्रयू ग्रोव उसके फाउंडर थे। तो उन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक पीटर ड्रकर बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, तो उन्होंने इसको एक सिस्टम बनाया था कि जहाँ पे मैनेजमेंट गोल बनाएगी और उस गोल को पूरी कंपनी फॉलो करेगी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, कि आप मैनेजमेंट को गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, विदाउट दैट कंपनी कैन नॉट ग्रो। लेकिन वो फेल हो रहा था, ओनरशिप नहीं थी। आप कह रहे हो IPO लाना है, बिलियनियर बनना है, आपके एम्प्लॉय को क्या मतलब है उससे? भी तुम बनोगे बिलियनियर, मेरा क्या है? तो OKR ने इसको उल्टा किया कि आप गोल बनाओगे अपने। बोर्ड रूम में कंपनी ने गोल बनाया कि हम इस साल इतने % ग्रो करेंगे। एम्प्लॉयज़ को बोला भाई ये हमारा विजन है, क्या आप अलाइन करते हो? हाँ जी करते हैं। तो आप क्या क्या करोगे जो ये वाला गोल अचीव हो? तो उनको बोलते हैं बाय इन। तो जब वो खुद का अपना गोल बनाते हैं, हम उनकी राय लेते हैं, हम उन पर थोप नहीं रहे हैं कि भैया तुम ये करोगे। जैसे हमारे पिताजी कहते बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो जब शाम को आते थे तो उनको दिखाने के लिए मैं किताब में गुलशन नंदा के नावल रख के पढ़ता था कि डैडी खुश हो रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। अंदर नावल पढ़ा है वेद प्रकाश कंबोज होता था, उसके जासूसी नावल पढ़ते थे हम। तो ये जब हम करते थे, क्योंकि सामने से कहा गया, मन से आता पढ़ना तो हम पढ़ते। तो एम्प्लॉय जब अपने मन से गोल बनाता है, पहला इसका ये है कि वो गोल उनका है, आपका नहीं है। दूसरा, आप साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो, 12 महीने नहीं 12 हफ्ते। तो आप 4 बार न्यू ईयर मनाओगे। हम OKR को सेलिब्रेट करते हैं। तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 4 होके नए साल। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपने सुना होगा JFM, जनवरी फरवरी मार्च। जब भी किसी इंश्योरेंस वाले को बोलो भाई JFM चल रहा है, बात मत करो, उनको टाइम नहीं है। अब वो इतनी मेहनत करते हैं कि सारे साल का काम JFM में करते हो, उतना अचीव कर लेते। OKR आपका JFM सारा साल कर देता है। आपका JFM जनवरी फरवरी मार्च भी है, अप्रैल में जून भी JFM है। तो एवरीथिंग इज JFM, क्योंकि आपको एक गोल अचीव करना है। वो टाइम कम है, आपके पास 12 हफ्ते हैं, और उस 12 हफ्ते में आप हर हफ्ते उस गोल के ऊपर मेजर कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और साथ साथ चेंज करते जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी चली, नहीं चली, ओके ये लगाते हैं, ये नहीं चली, ये लगाते हैं। तो हर हफ्ते जब सामने बैठते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंट वे में पूरी टीम बैठती है, और वो देखते हैं कि यार इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, यार इसकी कमीज मेरे से सफ़ेद क्यों है। तो एक पॉजिटिव कंपटीशन भी हो जाता है। तो उस चक्कर में सारे काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हर हफ्ते रिपोर्टिंग होती है, ओपन में सबके सामने ट्रांसपेरेंट। तो दूसरा मैजिक ये है। तीसरा मैजिक ये है कि जब क्वार्टर ख़त्म हुआ हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको अवार्ड देते हैं। अब जिससे तो अवार्ड ले गया उसकी तो ताली बज रही है, जिसको नहीं मिला वो कहेगा यार अगली बार मैं भी लेके दिखाऊंगा। तो ये एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्रिएट करते हैं हम लोग। सो कंसिस्टेंसी, हर हफ्ते इसको करना, और एक 90 दिन में ना कुछ मैजिक है। जैसे सीजन 90 दिन के होते हैं। हाँ जी। पब्लिक कंपनी का रिजल्ट 90 दिन के होते हैं। मैं 90 दिन में किताब लिखता हूँ। आप लैंग्वेज सीख सकते हैं 90 दिन में। एक बच्चा माँ के पेट में 90 दिन में मुट्ठी बंद खोल सकता है। तो कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ भी है कि 90 दिन का गोल बनाया जाए, 90 दिन में हैबिट्स बदल जाती हैं, 90 दिन में गोल अचीव होते हैं। तो यही है OKR का, इतना ही सिंपल है। लेकिन जो एक वर्ड है ना इसमें, कंसिस्टेंसी, वो फिर 95% में नहीं है। करते हैं, आधा करते हैं, आधा छोड़ देते हैं, 4 हफ्ते किया, 6 हफ्ते किया। और SME खासकर, क्या बड़ी कंपनियों में तो एक बड़ी सैलरी वाले आदमी को कहेंगे तेरा काम है भाई OKR, तो कराता रहेगा। अब SME में बेचारे खुद ही करना है। कल ट्रैवल पे गया, कल उधर फंस गया, कहीं फायर फाइटिंग में लग गया तो छूट गया। आपने किसी कंपनी को OKR के जरिए ग्रो किया है? एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी, मुझे कल ही फ़ोन आया। एक तो सक्सेस स्टोरी है जो सुसाइड से OKR से अब IPO जा रहा है। दूसरा, एक बॉम्बे की कंपनी है कल्कि फैशन, उनका कल मुझे फ़ोन आया कि आप एक बार हमारा रिव्यू कर लीजिए,
हमें 100 हफ्ते पूरे हो गए OKR करते हुए, और 200 एम्प्लॉयज़ से लेके वो 1000 एम्प्लॉयज़ तक पहुंच गए। और जो वो सोच रहे थे कि जब मैं उनको मेंटर कर रहा था तब शायद 200 करोड़ के आसपास वो करने वाले थे, वो सोच रहे 10 साल में 500 करोड़ करेंगे, अब उनका 500 हो गया है। वाह। 10 साल का 100 हफ्तों में हो गया। इज इट ओके टू टेक दिस कंपनीज नेम? हाँ हाँ, तो बात सक्सेस स्टोरी है, मेरे वीडियोस हैं उसके ऊपर, क्या बात, और कल फोन आया, बहुत मैं जा बड़ी रहा हूँ इस कंपनी है। मंगलवार को। बहुत बड़ी कंपनी है। तो पारस बिल्टेक हाँ, गुड़गांव के बहुत बड़े बिल्डर हैं, वहाँ इतनी बड़ी तकलीफ थी, इन्वेंट्री नहीं बिक रही थी, सेल्स टीम डिमोटिवेटेड थी एकदम कोविड के बाद, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं था स्टाफ में, कस्टमर कंप्लेंट कर रहे थे कि सीपेज आ रही है, एसी नहीं चल रहा है, सेल्स को दिक्कत आ रही थी। तो सारा जब उनकी अलाइनमेंट हो गई, आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझा, सब मिल के काम करने लगे। 2 साल उनको मैंने कोच किया, तो अब कंपनी बहुत वाइब्रेंट है। वापस से आप यहाँ पे नोएडा में उनके बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गुड़गांव में आ रहे हैं, हज़ारों सक्सेस स्टोरीज हैं। मतलब जिसने भी दिल से इसको किया है ना, उसने 1 नहीं 2 नहीं 10 गुना तरक्की करी है। क्या बात है। अब तो जो लोग OKR करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस ओनर, SMEs अभी कोई देख रहा है, सो कैसे कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? दूसरा, अगर आपकी टीम से कुछ हेल्प हो सके तो कैसे क्या कर सकते हैं? हाउ डू दे कनेक्ट विद यू? एक छोटा सा सवाल इसमें और ऐड करूंगा कि OKR करने के लिए मिनिमम कंपनी साइज क्या होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना 20 किलो वजन कम करना है, OKR कर लो, वो भी OKR है। गोल बना लो, वो भी OKR है कि मुझे 90 दिन में करना है, और हफ्ते हफ्ते उसको ट्रैक करके लिखते जाना है, इतना प्रोग्रेस हुआ, ये काम किया, ये यहाँ पे मैंने मीठा खा लिया था, यहाँ पे खराब कर लिया था, अब इस हफ्ते नहीं करूँगा। एज लॉन्ग एज आपकी नज़र है गोल के ऊपर ना, तो आप उस पर चलते रहोगे। और आपका जो सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी सेक्रेटरी का नंबर डाल दीजिए, किसी को इंटरेस्ट होगा OKR तो हम गाइड कर देंगे। सर, इसके साथ ही वो सवाल था मेरा कि अगर OKR करना है तो कैसे शॉर्ट में आप बता सकते हैं? डिटेल में तो आई नो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेटजी, कभी हो सकता है हम दूसरा पॉडकास्ट सिर्फ IPO पे लेके आएंगे, सिर्फ OKR पे लेके आएंगे, बट अभी के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कैसे OKR अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं? कंपनी का गोल बनाओ, आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपकी सेल्स कन्वर्जन नहीं हो रही है, आपकी मार्केटिंग लीड्स नहीं आ रही हैं, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही, उसको गोल बना लो कि इस 90 दिन में प्रॉफिट पे ही काम कर रहा है, और उसके स्टेप रख लो कि क्या एक्शन लोगे प्रॉफिट बनाने के लिए। टीम को साथ रखना, उनके व्यूज़ लेना, और फिर साथ में मार्केटिंग का उसके हिसाब से कि वो किस तरह की लीड्स लाएंगे, सेल्स का गोल कि वो कितनी कन्वर्जन करेंगे, फाइनेंस का गोल कैसे कैसे प्रॉफिट को मेजर करके रिपोर्ट करेंगे, HR किस तरह की टीम को रिक्रूट करेगी। हर एक के गोल उस गोल से अलाइन करके आप एक सिंपल एक्सेल शीट पे लिख लो, और हर हफ्ते एक फिक्स टाइम के ऊपर आधे घंटे की एक मीटिंग कर लो कि कैसा चल रहा है। बस यही है OKR, इससे बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर, IPO वर्ड जो है आज बड़ा इंडिया में फेमस हो रहा है कि IPO लाओ, IPO लाओ। किसी बिजनेस ओनर को IPO, पहले तो एक IPO है क्या, मेरे को स्टेप बाय स्टेप जानकारी, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको, जैसे आपको भी नहीं पता था जब आपका IPO आया तो IPO की स्पेलिंग भी नहीं आती थी या फिर वर्ड भी नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको IPO का मतलब ही नहीं पता होगा, पता होगा तो सोचते होंगे कि भाई IPO में लाऊं क्यों, क्या ज़रूरत है? तो प्लीज़ उनको गाइड कीजिए या फिर बताइए कि कैसे इसको IPO होता क्या और IPO को ला सकते हैं, और लाना भी क्यों चाहिए। अगला 1 घंटा है तुम्हारे पास? 2 घंटे है सर, सर। समय है। आप लोगों के पास है ना? IPO को अगर हम 3 हिस्सों में बांटते हैं कि IPO क्या है, और IPO क्यों लाना चाहिए, और कैसे लाना चाहिए, सही है, 3 भाग में बांट लेते हैं तो क्लैरिटी हो जाएगी आपके ऑडियंस को। IPO है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे आप 25% मिनिमम डाइल्यूशन करते हो, मतलब आपके पास 75% इक्विटी रहेगी, प्रिसाइजली बात करूँ तो 74% रहेगी, ठीक है। 26% आप पब्लिक को शेयर देंगे, पब्लिक आपके शेयर होल्डर बनेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का SME एक्सचेंज है अलग से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमर्ज करके, कोई 12-1 साल हुए एक्सचेंज खोले हैं। क्यों खोलने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जब हमारा IPO आया था हर कंपनी SME थी, छोटे छोटे IPO आते थे 2 करोड़ 3 करोड़ के। रिलायंस का पहला IPO 2 करोड़ 38 लाख का था, इन्फोसिस का सिर्फ 13.5 करोड़ का था। आज आप सुनते हैं $1 बिलियन IPO, 1000 करोड़ का IPO, तब ये नहीं था। तो वहाँ से जब कहानी शुरू हुई, लिबरलाइजेशन हुई, कंपनियाँ बड़ी होती चली गई, तो उस एक्सचेंज में छोटी कंपनियों की एंट्री इम्पॉसिबल हो गई। अब छोटी कंपनियां कैसे बड़ी बने, कैपिटल मार्केट को एक्सेस कैसे करें, क्योंकि उनके पास तो फिर एक ही रास्ता रह गया, लोन। अब लोन पे जब वो जाते हैं, ब्याज का प्रेशर पड़ता है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं आता, असली सारा प्रॉफिट निकल जाता है लोन के सर्विसिंग में। तो उसको देखते हुए 20 मुल्कों ने ये SME एक्सचेंज खोले, तो हमारे इंडिया में भी ये खोला गया। शुरू में समझ नहीं आया लोगों को कि भैया नहीं करेंगे, और SME बीइंग SME
छोटी सोच और पाँव की मोच, वो तो कहते प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं करना, लिमिटेड तो भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हो, कंप्लायंस बढ़ जाएगी। मैं तो कई ऐसे मेरे पास आते हैं मेंटरिंग के लिए जिनके डैडी प्राइवेट लिमिटेड नहीं करने देते बच्चों को, कि रहने दो बेटा प्रोप्राइटरशिप में चलने दो। तो ऐसा माहौल में आईपीओ आता नहीं, समझाना बड़ा मुश्किल था। फिर कोई आ गया तो कोई इन्वेस्टर पैसा ना लगाए, छोटी कंपनी में इतना बड़ा रिस्क है। धीरे धीरे करके कुछ अच्छी कंपनियां आई जिनके पास बैलेंस शीट अच्छी थी, और जब वो लिस्ट होने के बाद उनका माइंडसेट बदला, ओनर्स का, फाउंडर्स का, उन्होंने कंपनी को तरक्की करी बड़ी। अब यहाँ तो आप एक्सचेंज में आके खुल गए, अखबारों में, टीवी पे, इंटरनेट पे आपकी पूरी बैलेंस शीट आ रही है। जब देखा रही है तो कंपनी दिन दूना रात चौगुना टर्नओवर भी बढ़ा रही, प्रॉफिट भी बढ़ा रही। तो वो देखते देखते कंपनियां जो 100 करोड़ की थी वो 2000 करोड़ पहुंच गई 2 साल में। तो एकदम पब्लिक जागी कि यहाँ तो हमने पैसा लगाया, पैसा तो बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एकदम इन्वेस्टर्स भागे इस तरफ। तो एसएमई आईपीओ आज की तारीख में बड़ा पॉपुलर हो गया। तो बहुत सारे 1000 से ऊपर दोनों एक्सचेंज पे मिला के आईपीओ आ चुके हैं। तो बहुत सारा यहाँ पर लोगों का रुझान इस तरफ हो गया। और आईपीओ के लिए बहुत छोटी सी कंडीशन है कि आपकी 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे एलएलसी हो, चाहे 1% कंपनी हो। ये सब टेक ओवर हो जाती हैं इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर वहाँ से वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। तो पहली रिक्वायरमेंट है 3 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट दोनों एक्सचेंज की अलग अलग है, पर 3 साल में 2 साल प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। कम से कम 2 साल प्रॉफिटेबल। 2 साल प्रॉफिटेबल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नई अभी कंडीशन लगाई है कि 3 करोड़ के टेंजिबल एसेट होने चाहिए। ओके। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या प्रॉफिटेबल तो हो लेकिन कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हो, पैसा आपका इन्वेंट्री में या ग्राहकों के पास फंसा पड़ा तो आप कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हो, नहीं आ सकते। हाँ। तो थोड़ी थोड़ी सख्ती भी होती जा रही, क्योंकि कुछ जब कुछ चीज़ चलती है तो अच्छे बुरे सब तरह के लोग आते हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी आई हैं जो बहुत हेल्दी नहीं है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को नुकसान भी हो सकता है। तो सेबी थोड़ा थोड़ा रेगुलेटर टाइट और होते जा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन की क्वालिटी बेटर है, वो चल रहा है। तो ये तो हो गया कि एसएमई आईपीओ है क्या। अब एसएमई आईपीओ क्यों करना चाहिए उस पर आता हूँ। करना इसलिए चाहिए कि देखिए आप सबके पास, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप प्रॉपर्टी जब खरीदी थी, साल 2 साल में मार्केट में चेक करते हो रेट कितना बढ़ता ही है, बिल्कुल। खुशी होती है ना। हाँ जी। कि यार ये तो 50 लाख का लिया था, 3 करोड़ का हो गया, हाँ, मजा आ गया, हर एक को खुशी होती सही बात है। अच्छा, कोई कोई तो प्रॉपर्टी डैडी ने, दादा ने 20,000 की ली थी, 20 करोड़ की हो 20 गई। करोड़ की होगी। हाँ। लेकिन आपको अपनी कंपनी की वैल्यू पता है? नहीं पता ना। तो जब आप लिस्टेड हो गए सुबह 9:15 बजे, मंडे टू फ्राइडे, इंटरनेट पे, टीवी पे, अखबार में आपको अपनी कंपनी की वैल्यू पता लगेगी है। और वो वैल्यू रियल वैल्यू है। आप उस कंपनी का छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा, पूरी कंपनी खड़े हाथों बेच सकते हो मार्केट में, पूरे पूरे शेयर बेच सकते हो। तो वो एक लिक्विड और टेंजिबल एसेट बन जाता है। वो एसेट बहुत एसएमई, कई बार क्या होता है, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, आपने 150 करोड़ का धंधा किया, ओनर की डेथ हो गई, कंपनी बंद हो गई, वो कोई एसेट ही नहीं क्रिएट हुआ। मकान तो छोड़ गया, जायदाद छोड़ गया, लेकिन एक कंपनी जो एक एसेट थी उसकी कोई वैल्यू बच्चों को मिली नहीं। तो ये एक टेंजिबल एसेट बन जाता है, और आपका शेयर जो है ना वो करेंसी बन जाता है। आज अगर आप 500 रुपये का नोट निकालो तो वहाँ पर ये देखिए 500 रुपये का नोट है। अब इसमें आप पढ़िए क्या लिखा है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, जरा पढ़ के बताइए। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे गवर्नर रिजाइन है। अब ये अगर ना लिखा हो तो इसमें और एक कागज की स्लिप में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं है सर, बिल्कुल। तो वो लिखा है ना। अब बताइए आपका अगर शेयर 500 रुपये का है, हमारे टाइम में तो फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे, आजकल डीमेट है, हमें तो डब्बे भर के सर्टिफिकेट मिले थे बड़े सारे जब आईपीओ आया था। तो वो अगर कोई शेयर 500 रुपये का है, 10 शेयर 5,000 रुपये के या एक शेयर 500 रुपये का, कोई शेयर होल्डर बेच सकता है ना? बिल्कुल बेच सकता है मार्केट में। सही बात है। 100%। तो आपका तो शेयर करेंसी हो गया, करेंसी है, पर आपको कोई साइन करके गारंटी देनी है कि 500 का ही बिकेगा? कोई गारंटी नहीं। तो आप तो रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी स्मार्ट हो गए। आपको कोई गारंटी नहीं देनी और करेंसी भी लागू कर दी आपने अपनी। हाँ? और आपकी कंपनी अच्छा कर रही तो 5,000 का भी हो जाएगा, नहीं कर रही तो 5 रुपये का भी हो जाएगा। तो ये जो फायदे हैं ना, जो आपके एक टेंजिबल एसेट क्रिएट हो रहा है। दूसरा आपकी रेपुटेशन। आप मार्केट में जाते हो, हम जब ग्राहकों के पास जाते थे तो ग्राहक हमें अपने से बड़ा समझने लग गए थे। अरे NSE लिस्टेड,
BSE चेयरमैन से मिलवाने जाते थे कंपनी के, ये आए हैं जी लिस्टेड कंपनी के फाउंडर हैं, इंडिया में इनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। वो लिस्टेड थे नहीं, तो समझते ये हमसे भी बड़े आदमी आए हैं। तो बड़े बड़े ऑर्डर में विश्वास जमता था कि यार लिस्टेड कंपनी है, बड़े बड़े ऑर्डर था, बड़े बड़े ऑर्डर लिखते थे। क्रेडिबिलिटी है बहुत। क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट आज हर भी जगह है बढ़ जाती है, कस्टमर में प्रायोरिटी। अच्छा, वेंडर आपको ट्रस्ट करते हैं, जो कहते थे भाई एडवांस के बगैर काम नहीं कर रहे थे, सब माल लेने के लिए अप्रोच लगवाते थे दोस्तों का कि यार उसको माल दे दो ना यार, तुम उससे ऑर्डर क्यों नहीं लेते, उसके आप प्रिंटिंग क्यों नहीं कराते, ऐसे ऐसे अप्रोच लोग लगाते थे। अच्छा, स्टाफ, अब वो जो पान की दुकान वाली बात है ना, अगर आप एम्प्लॉयज़ को ESOP दो ना, बहुत कम SME ये बात समझते हैं कि उनको एम्प्लॉय मिलते नहीं हैं अच्छे या टिकते नहीं हैं, उन दोनों का एक क्लॉज है ESOP। अब पूछो ESOP क्या होता है? क्या होगा, बिल्कुल। ESOP होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को शेयर देते हो कंपनी के, जो अगले कुछ सालों में वो कैश कर पाएगा, पर उसके लिए उसको ये भरोसा होना चाहिए कि कंपनी का IPO आएगा, तभी ESOP का फ़ायदा है। बेसिकली कंपनी का मालिक बनने वाला है वो। तो वो जब आपके साथ मालिक बन जाता है, चाहे छोटा सा मालिक बनता है, तो वहाँ पर उसके फीलिंग आती मैं भी तो मालिक हूँ। जब 9:15 बजे आप अपनी कंपनी की वैल्यू देखोगे तो वो भी तो अपने शेयर की वैल्यू देख रहा है, बिल्कुल। तो वो भी मेहनत करेगा कि कंपनी बढ़ेगी तो मेरी भी वेल्थ। अभी स्विगी का आपने पढ़ा, 500 एम्प्लॉयज़ उसके करोड़पति हुए हैं IPO में। अरे वाह। ESOP में 500 एम्प्लॉयज़, हेडलाइन है गूगल। क्या बात है। तो जब एम्प्लॉय की वेल्थ क्रिएशन होती है तो आपने तो उसको एंटरप्रेन्योर बना दिया, फिर उसको तो पान की दुकान भी खोलने की जरूरत नहीं हो, तो एंटरप्रेन्योर आपके बिजनेस में बन गया ना। वो छोड़ के जाएगा, नया एम्प्लॉय तरसेगा इस कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि आज स्टार्टअप को CFO क्यों मिल जाते हैं? आज CFO की करोड़ रुपए सैलरी है, SME नहीं रख पाता। स्टार्टअप को मिल जाता है क्योंकि वो उसको 20 लाख रुपए सैलरी देता है, 80 लाख के ESOP दे देता है, और वो खुश है कि 80 लाख का 8 करोड़ का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सही बात है। और साथ में एक ओनरशिप रहेगी कंपनी की, तो वो आपको अच्छे एम्प्लॉय, महंगे एम्प्लॉयज़ वो मिल जाते हैं और वो टिकते हैं लंबा टाइम। फिर एक लेगेसी है, आप आज एक SME एक बढ़िया CEO नहीं रख पाता। मैं पिछले दिनों एक CEO के साथ, पब्लिक कंपनी है, उसके साथ डिनर किया। मैंने कहा भाई तुम्हारे फाउंडर कितनी बार आते कंपनी? बोला 3 महीने में एक बार बोर्ड मीटिंग में आते हैं। कंपनी तो हम चलाते हैं। मैं कहा वो क्या करते? क्या वो गिटार बजाते हैं। अपना बैंड है, न्यूयॉर्क में शो कर रहे हैं। अरे वाह। तो SME होके जब आपके पास ये फंड्स की पावर आ जाती है तो आप एक अच्छी टीम रख सकते हो, वो टीम चलाएगी, आपकी कंपनी एक लेगेसी कंपनी बन जाती है, बिल्कुल। जिसके शेयर्स आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को अगली दे सकते हो, उनके लिए एक बढ़िया एसेट क्रिएट होता है। और लास्ट चीज़, कंपटीशन सबको तंग करता है, हाँ जी। खरीद लो ना। हाँ सही बात। तो आप लिस्टेड कंपनियों की जो अगली ग्रोथ होती है वो M&A से होती है। आज फेसबुक ने किसको खरीदा? व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को। माइक्रोसॉफ्ट ने किसको खरीदा? लिंक्डइन को। हाँ जी। वॉलमार्ट ने किसको खरीदा? फ्लिपकार्ट को। तो आप खरीदो गूगल ने ना। यूट्यूब को खरीद दिया। आपको किसी शहर में, किसी देश पे ऑफिस खोलना है, आपको क्यों जीरो से मेहनत करनी है? कंपनी खरीद, वहाँ की चली हुई कंपनी खरीद लो ना, इसके बाद ऑलरेडी ग्राहक है, तो वो पावर आपको लिस्टिंग के बाद अच्छी आ जाती है और आपके पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन सर एक दिक्कत भी तो हो रही है कि अभी आप देखो कि SME IPO के तहत एक ऐसा IPO आया जिसके पास सिर्फ 2 बाइक के शोरूम थे, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और उसके वो क्या लोगों को रिटर्न दे पाएगा? और ओवर सब्सक्राइब्ड IPO आया है सर। तभी मैंने कहा कि अब सख्ती हो रही है। तो जब इतनी ज़्यादा तेज़ी हो गई तो थोड़े से कुछ लो क्वालिटी IPO भी आए हैं। हालांकि उन्होंने कोई हेराफेरी नहीं करी है। हाँ जी। जो नॉर्म्स ने किया है, 59 डिस्क्लोजर है उनके रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पे। Okay. ये कौन पढ़ रहा है? एक चाल लगी हुई है, भेड़ चाल लगी हुई है, SME IPO में पैसा लगाओ, पैसा लगाओ। 59 डिस्क्लोजर उसने किए हैं लॉ के हिसाब से कि मेरी कंपनी में पैसा लगाने का ये रिस्क है। पढ़ा कोई नहीं। तो ठीक है, अब जब कोई नहीं पढ़ रहा है तो फिर तो सेबी का काम है प्रोटेक्ट करना, तो थोड़ा सा और फिल्टर लगा रहे कि और अच्छी कंपनियाँ आए। तो ये थोड़ी सी जाती हुई, इसलिए अब थोड़ी सख्ती हो रही है, तो आगे और क्वालिटी आएगी। सर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते हैं कि यार मैं पब्लिक लाऊं क्यों कंपनी, इतने कंप्लाइंसेस क्यों करने हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारे बेनिफिट, अगर आपको कंपनी की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ानी है, अपनी शेयर को करेंसी नहीं बनाना है, एक ग्रोइंग एसेट नहीं बनाना है, एक बड़ी कंपनी नहीं बनानी है, तुम्हारा घाटा। तो भैया तुम कुएं के मेंढक बने रहो। तुम्हारी तो जमीन भी 10 फुट की और आसमान भी 10 फुट सही का। बात है, बिल्कुल। सर ये बहुत सारे आपने बेनिफिट बताए, जिसमें एक आपने बताया कैश फ्लो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जबकि अभी कुछ IPO आए, अच्छी कंपनी के IPO आए जो ऑलरेडी कर्जे में थी कंपनियाँ,
और वो आईपीओ के ज़रिए अपना कर्जा भी ख़त्म कर लिया उन्होंने और आज प्रॉफिटेबल भी हो गए। तो क्या ये पॉसिबल है कि कर्जे वाली कंपनियों का आईपीओ आ सकता है अब भी? देखिए, कर्जा और कैश फ्लो दो अलग अकाउंटेंसी में टर्म्स ओके। है। मैं 10 करोड़ का लोन लेके मैं एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ मेरी पेमेंट्स भी रेगुलर आ रही हैं, मैं काफ़ी बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे पास कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहता है, दैट 10 करोड़ मेरे वर्किंग कैपिटल को फिल कर रहा है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कैश फ्लो नेगेटिव है। ओके। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है। कैश फ्लो नेगेटिव है जहाँ आपकी बैलेंस शीट में पैसा ही नहीं है, 30 दिन की पेमेंट 90 दिन में हो रही है, 200 दिन में हो रही है, पैसा कहाँ है, ग्राहक नहीं दे रहे, डेड इन्वेंट्री पड़ी है, तो वो कैश फ्लो नेगेटिव है। ओके। कर्जा होना और हेल्दी कर्जा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से आईपीओ निकालो, उस पर ये लिख सकते हो कि मैं इस आईपीओ के पैसे से अपना कर्जा चुकाऊंगा। चुका सकते हैं? हाँ जी, दैट कैन बी वन ऑफ द पर्पज। और उससे स्टॉक मार्केट आपको और सैल्यूट करेगी क्योंकि वो कर्जा चुका के आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा। और जैसे सपोज करो कि 100 करोड़ रुपए का आपने लोन ले रखा है, जिसके आप 12 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हो साल का, तो साल का 12 करोड़ रुपए प्रॉफिटेबल हो गए आप। साथ तो सीधे उससे सीधा शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप किस तरीके से मदद करते हो इन कंपनियों की कि वो अपना आईपीओ लेकर आ सकें? मेरे पास ना पूरा हमने इकोसिस्टम बनाया है। एज ए मेंटर मेरा काम है कंपनी को आईपीओ के लिए तैयार करना, जिसमें वो बिजनेस को स्केल करे, अपनी टर्नओवर बढ़ाए, रेवेन्यू बढ़ाए, साथ में एक हेल्दी प्रॉफिट लाए, क्योंकि बगैर प्रॉफिट के एसएमई एक्सचेंज में नहीं आ सकते आप। ओके। मोटा मोटा आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए बता दूं, 15 से 20 करोड़ का एक हेल्दी टर्नओवर माना जा रहा है और 3 से 4 करोड़ का हेल्दी नेट प्रॉफिट माना जा रहा है। ये कम से कम हो तो कम से अच्छा कम बात हो तो आप एक आईपीओ के लिए ठीक लायक कंपनी जिसमें इंटरेस्ट, इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट हो। बहुत अच्छे मर्चेंट बैंकर तो आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ से कम की वैल्यूएशन का हम आईपीओ हाथ नहीं लगाएंगे, मेहनत उतनी लगती है, हमें ठीक आईपीओ ही चाहिए। तो वहाँ पर ये भी अब बात आ रही है कि आपको, इसका मतलब है 100 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए आपको 5-6 करोड़ का नेट प्रॉफिट चाहिए कम से कम, तब आप 25 करोड़ रुपए का आईपीओ लाओगे और 100 करोड़ की वैल्यूएशन होगी। तो समझिए कि हम धीरे धीरे उस क्वालिटी की तरफ जा रही है मार्केट, जहाँ पे हर आईपीओ 100 करोड़ से कम की वैल्यूएशन का शायद आगे पॉसिबल नहीं होगा। सर, जैसे आपने बताया कि 25 करोड़ रुपए का आपका आईपीओ आ गया, एक जो भी लिस्टेड प्राइस होगा, अक्सर हम देखते हैं कि जो जिस प्राइस पर आईपीओ ऑफर होता है या जिस प्राइस पर, और जब लिस्ट होता है तो वो बढ़कर ऑफर होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये पर हमने ऑफर किया और जब वो बीएससी में या फिर लिस्ट होगा तो 150, 200, 250 रुपये पर ऑफर होता है। तो ये आखिरकार क्या डिफ्रेंशिएट है? ज़्यादातर एसएमई आईपीओ पे 100% गेन हो रहा है लिस्टिंग पे, जिस तभी पर तभी offer ओवर हो- सब्सक्राइब हो रहा है। हाँ जी। क्योंकि आपको अगर कुछ शेयर आ गए, लोग क्या कर रहे हैं कि अब एक तो पैसा आप जमा कराना नहीं पड़ता, बैंक में ब्लॉक हो जाता है 1 हफ्ते के लिए आपका, तो आपने हर आईपीओ में अप्लाई करते चले जाओ, जिसमें मिल गया, लकीली मिल कम रहे हैं, 10 में करोगे 1 में भी शायद नहीं मिलेगा, तो ठीक है, क्या गया। पर मिल गया तो आपका तो पैसा दुगना हो गया 2 हफ्ते में। तो इसलिए एक भीड़ क्या बोलते हैं कि भीड़ लगी हुई है, भेड़ चाल नहीं कहूँगा, क्योंकि उतना फायदा हो रहा है लोगों को, भीड़ लगी हुई है, क्योंकि जहाँ पे भी फायदा होगा भीड़ तो आएगी ना। 100%। तो इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही 4-4 हज़ार करोड़ की, बड़ी बात है। हमारे टाइम में 300 करोड़ तो इतनी बड़ी बात होगी, 4,000 करोड़ रुपये छोटी बात होगी। तो वहाँ फ़ायदा बहुत हो रहा है। तो वो डिमांड एंड सप्लाई गैप की वजह से कि 25% खाली 26% आप दे रहे पब्लिक को, अब लेने वाले कई सारे हैं। मान लीजिए 100 में से आप 25 शेयर दे रहे हैं या 26 शेयर दे रहे हैं और लेने वाले तो 5,000 लोग हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या होगा, रेट बढ़ेगा, क्योंकि लेना बहुत लोग चाहते हैं, अवेलेबल नहीं है। तो लिस्टिंग के दिन दुगना हुआ, साल भर के अंदर 40 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ की हो जाती है, क्योंकि शेयर की डिमांड है। अच्छा, एक एसएमई में मैंने एक चीज़ और देखी है, अच्छे एसएमई में जब उनको पैसा मिलता है ना, तो वो स्टार्टअप की तरह बर्न नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, उस पैसे से धंधा बढ़ाते हैं। वैल्यू पता होती है ना सर, हाँ, बूटस्ट्रैप क्योंकि ये किया है। बड़े बेचारे नीचे से उठे हुए हैं, बड़ी मेहनत की हुई है, तो पैसा ये उड़ा नहीं सकते, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते। बिल्कुल। ये कोई फैंसी ऑफिस नहीं लेंगे, फैंसी गाड़ियाँ नहीं लेंगे, धंधे को बढ़ाएंगे। वो धंधे को जब बढ़ाते हैं तो सारा रिफ्लेक्ट होता है उनकी बैलेंस शीट में, वो फाइनली रिफ्लेक्ट होता है शेयर प्राइस और कंपनी वैल्यूएशन में। तो हमारे यहाँ तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, जे जलाराम टेक्नोलॉजीज, मोबाइल के रिटेलर गुजरात से, वो अपना आईपीओ लेके आए थे, 40 करोड़ के वैल्यूएशन में 10 करोड़ रेज किया था 2022 में। अभी कोई 525 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यूएशन है। क्या बात है। कौन सा ऐसा एसेट है मुझे बता दो जहाँ पे आप 2 साल में 40 के 500 करोड़ कर लो? कोई नहीं है सर। कोई बिजनेस, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी बता दो 2 साल में 40 की 500 है, तो एसएमई आईपीओ क्यों नहीं करोगे? सर आप एसएमईज के ज़्यादा फेवर में हो या स्टार्टअप्स के? एसएमईज।
देश में आज ज़्यादा मैं कहूँगा बेनिफिट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्टार्टअप्स या फिर एसएमईज? दोनों ही। स्टार्टअप एक अलग इकोसिस्टम है, वहाँ पे बड़े बड़े फंड्स और इन्वेस्टर्स का पैसा आता है, हज़ारों करोड़ के हिसाब से कोई ऐसा नया बिजनेस मॉडल निकल के आता है जो डिस्ट्रप्टिव होता है, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, क्विक कॉमर्स, एयरबीएनबी, उबर, इस तरह के आइडियाज स्टार्टअप से आते हैं जो बहुत सारा बर्न लेते हैं, हज़ारों करोड़ का, जो एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकता। एसएमई ज़्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, वहाँ नए आइडियाज़ नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस भी तो चाहिए। बिल्कुल। तो वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को भी जब पैसे का पुश मिल रहा है तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों एक अलग अलग अपना अपना इकोसिस्टम लेके चल रहे हैं। पर फाउंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एसएमई का ज़्यादा फेवर है। मैं खुद अपना एसएमई आईपीओ लाऊंगा। स्टार्टअप में थोड़ा से अलग उसके ड्रॉबैक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बोर्ड रूम के झगड़े हैं, बहुत कुछ अंदर की एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर अलग पॉडकास्ट। यस यस यस। तो चलिए सर, ये तो बहुत हो गया बिजनेस की बातें, थोड़ा पर्सनल लाइफ पे आऊँगा। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? भाई पता ही नहीं था। सच्ची बात बताओ कि क्या है कि कभी कहते हैं डॉक्टर खेलते थे तो डॉक्टर बन जाओ, कभी कभी वो लूडो में व्यापार खेलते थे तो व्यापारी बन जाओ। तो कुछ ऐसी डायरेक्शन लेस से हम लोग थे। क्या एक्टर बनना चाहते थे आप? क्योंकि मैं आपकी वीडियोस जितनी भी देखता हूँ बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं आप। बाय चांस की बात है ना, कि उस जमाने में पता तो होता नहीं था। आज कहते हैं ना कि जो आपका पैशन हो उसी को बिजनेस बनाओ, तब कहाँ की अकल थी हमको ये सब बातें, ना इतना मीडिया था, ना इतना कुछ इंटरनेट था कि अकल हो। तो ऐसे ही एक पिताजी के दोस्त आए कि एक सिंधी ड्रामा हो रहा है, रोल करना है। मैं कहा चलो। अच्छा, फादर हमारे गाते थे तो स्टेज हमारे घर में रहता ही था, तो कभी कभी मैं भी स्टेज पे चढ़ के गाना वाना गा लेता था उनके साथ फंक्शन में। तो वो एक स्टेज फियर निकल गया था बहुत छोटेपन में ही। तो उन्होंने कहा एक्टिंग करनी है। मैं कहा चलो करते हैं। शौक तो होता ही था। देखो राज खन्ना जैसे बाल बना के और लाल पीले नीले कुर्ते करके, और हम भी यूँ करना शुरू हो गए थे। तो वो जब वो करने लग गए तो ले गए वहाँ, एक छोटा सा रोल मिला 10 मिनट का। भाई स्टेज से नीचे उतरे तो लोग हाथ मिलाने के लिए, आजकल तो सेल्फी चलती है ना, बिल्कुल, और बड़े एक्टरों को ऑटोग्राफ लेते थे, हमसे लोग हाथ मिला रहे हैं। ओए यार हम तो यहाँ पे मतलब क्राउड से अलग हो गए। तो अगला रोल हीरो का मिल गया और मज़ा आने लगा। अब तो शौक चढ़ गया, बड़ी मेहनत करने लग गया मैं। फिर वहाँ हीरो से हिंदी प्ले, पंजाबी प्ले वो भी मिलने शुरू हो गए। तो साल में 3-4 फुल 3 घंटे का फुल एक्ट प्ले में जो बड़े बड़े थिएटर हैं दिल्ली के जहाँ आज भी प्लेज होते हैं, वहाँ पे हम प्ले करने लग गए, सीक्रेट स्टोरी है सर। जिसमें मेन रोल मिलने लग गया। और तब ऐसे नहीं थे हम, अच्छे गुड लुकिंग लोग, ऋषि कपूर बोलते थे मुझे। अरे वाह। तो बड़े अच्छे गुड लुक्स थे। मैं आपसे साथ फोटो जरूर शेयर करिएगा, फोटो करेगा ताकि इसमें एडिटिंग में आप यूज़ कर लीजिएगा। तो वो जब हीरो बन गए तो मेरे पिताजी बड़े वो थे इनकरेजिंग, कहते यार तुझे तो पूना इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री जाओ। फॉर्म वॉर्म मंगाए गए, भरे गए। बाय चांस एक रात को उनकी डेथ हो गई, तो वो सारे सपने वहीं रह गए। मैं कहा चलो भैया नौकरी पे लग जाओ। तो मैंने कॉलेज मॉर्निंग से इवनिंग करके एक साबुन की कंपनी में नौकरी करी। उस साबुन का नाम था बॉबी सोप। तो उसका एक बहुत ऐड उन दिनों फेमस हुआ था, सुन मेरी बिल्लो बॉबी 5 रुपये किलो। तो मैंने साबुन बेचा, दिन भर में साबुन बेचता था और शाम को मैं जाके कॉलेज अटेंड करता था। तो ग्रेजुएशन मेरी 2 साल फुल डे में हुई और 1 साल इवनिंग कॉलेज में हुई। सर आपकी एक फोटोग्राफ मुझे बड़ी प्यारी लगती है सर। नारायण मूर्ति जी के साथ आप प्रेसिडेंशियल अवार्ड ले रहे हैं सर। नहीं, वो नारायण मूर्ति जी के साथ नहीं है, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो उन्हें भी मिला था उस अच्छा, मतलब उनके साथ आपने स्टेज साझा किया है, उनको भी अवार्ड मिला था और उसी दिन आपको भी मिला था। मुझे भी उसी इवेंट में, उसी फंक्शन में मुझे भी मिला था। अच्छा सर, मतलब आज नारायण मूर्ति जी हजारों करोड़ों के अंपायर के ऑनर हैं, तो आज क्या फीलिंग आती है सर उसको लेकर? फीलिंग आती है कि वो हमसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, हम्बल थे, काबिल थे, हम नहीं थे। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। टेक्नोलॉजी में प्लस लाइफ के फंडे उनके पास जो क्लियर थे, हमें नहीं थे। मैंने कहा था मुझे घमंड आ गया था, उनमें घमंड नहीं था, आज भी नहीं है। तो वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे, आज भी हैं। मैं उनके साथ उनके बारे में पढ़ के देख के बहुत कुछ सीखा हूँ। तो ही डिज़र्व दैट। वो हमसे बहुत आगे थे हर चीज़ में, और उन्हें आगे जाना ही था और हमें गिरना ही था। अपनी गलतियों की वजह से हम गिरे भी। सबकी अपनी डेस्टिनी है सर, लेकिन आप जो आज कर रहे हैं सर, ये हेड्स ऑफ है। और जिस तरीके से आप कर रहे हैं और आपसे जितना सीखने को मिल रहा है लोगों को, आज हम इस पॉडकास्ट के जरिए भी यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बहुत सारा हौसला मिले कि मंजिल कहीं भी आखिरी मंजिल नहीं होती।
आज आपको जो मुकाम हासिल हुआ है, ऐसा नहीं कि वो मुकाम आखिरी है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो आप तैयार रहिए। आपकी एक कोट है ना कि मैं तजुर्बा नहीं था, कुछ आपकी एक कहानी आप कोट कहते हैं एक, इन अनजान राहों पे मुझे चलने का तजुर्बा नहीं था, इन अनजान राहों पे मुझे चलने का तजुर्बा नहीं था, इन राहों ने मुझे एक तजुर्बेकार राही बना दिया। क्या सर, राही में हमसफ़र का होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर हम बात करें आपके हमसफ़र की, तो 95 में आपकी शादी हो चुकी थी सर? नहीं हाँ, हो चुकी थी, 83 में हुई थी। 83 में आपकी शादी हुई 41 साल हो गए। 41 तो उस समय जब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो लोगों का घर का माहौल भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, अक्सर देखा है। तो आपकी वाइफ के साथ कैसा सपोर्ट रहा उस समय? देखो, जब स्ट्रेस आता है ना तो घर में भी आता ही है, तो वो स्ट्रेस का टॉल हमारी फैमिली पे भी रहा, वो स्ट्रेस और टेंशन घर में भी आया, क्योंकि साथ में काम करते थे। अच्छा। और काफ़ी कुछ जिम्मेदारी मेरी थी, गलतियां मेरी ज़्यादा हुई क्योंकि मैं लीड कर रहा था, तो उसकी वजह से घर में भी स्ट्रेस और टेंशन तो हुआ था। बट ये है कि हम टूटे नहीं, चलते रहे। ऐसा नहीं है कि ब्लेम मुझे हर जगह से मिला, तो बीवी से भी थप्पड़े खाई उस टाइम में कि तूने गलती करी, तेरी वजह से धंधा चला गया। ठीक है, गया तो गया भाई, मेरी वजह से गया, मेरी गलती थी तो थी। नहीं, आज हम देखते हैं सर स्टेज पर वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर हाँ, साथ साथ देती वो है। हमेशा रही, सपोर्ट हमेशा रही, लेकिन सुननी तो पड़ती है, गलती करो नहीं सर, वो हस्बैंड को सबको सुननी पड़ती है, गलती करो सुनाया, बट साथ रहना बहुत जरूरी है। सर, उससे बहुत पहले आ जाऊंगा, थोड़ा आपकी कहानी जानना चाहूंगा कि अभी तो मान लीजिए ज़माना ऐसा हो गया कि अगर किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ बनाना है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। जब आपका ज़माना था उस समय तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो आप कैसे गर्लफ्रेंड बनाते थे? तब हम क्या करते थे भाई, इसको बाहर मत छोड़वा देना घर में। तो हम क्या करते थे कि चलते थे, हमारा क्या ट्रिक होती थी कि भैया अब देख रहे हैं कि कोई लड़की हमें पसंद कर रही है, हम भी पसंद कर रहे हैं, अब बात कैसे करें, हिम्मत होती नहीं थी, बॉय स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारा जो होता था, हम एक सफ़ेद कागज़ फेंक देते थे कि अगर उठा लिया तो खाली है, कोई कुछ कह नहीं सकता नहीं उठाया तो भैया यहाँ बात नहीं बनेगी, आगे आप तो चलो। लव कोच भी बन सकते हो। तो ये हमारा एक ट्रिक होती थी कि भैया अगर देखो कुछ हो रहा है, आंखों आंखों में इशारे हो रहे हैं, कुछ लग रहा है कि यहाँ फ्रेंडशिप हो सकती है, तो हम उसके पास से गुजर के कागज़ गिरा देते थे। वो कागज़ उठा लिया तो अगली बार उस कागज़ में कुछ लिख देते थे ये तुम लोगों ने नहीं सुना होगा नया एकदम। पहली बार क्या तरीका बताया गर्लफ्रेंड बनाने का? भाई वो जमाना था ना टेलीफोन ना इंटरनेट, तब कैसे बात हो। और डर भी है। और डर भी है कि मार पड़ती, भाई भाई मारने आ जाते थे भाई कि मेरी बहन को छेड़ा। अच्छा, इसलिए पहला कागज आप खाली छोड़ते थे? पहला कागज जो बताया आपने कि गिराया, वो इसलिए छोड़ते थे कोई मारने ना आ जाए पहली बार? भाई वो तो मेरा कोई कागज था, मैंने फेंक दिया, गिर गया होगा। कोई ब्लेम नहीं कर सकता अगर उसी में ही लिख दो। और उसने कहा ये तो मुझे छेड़ रहा है, तो मैं पढ़ गई, मैं तो इतनी कुटाई पड़ती थी भाई क्या टेक्निक थी उसके लिए? सर, मजा आ गया। सर, करीब आप 52 से ज़्यादा देश घूमे हुए हैं, आपने पूरा एक्सपीरियंस में आपने पूरी ज़िंदगी जितनी जी है, ओवरऑल कौन सी कंट्रीज़ आपको लगी कि अच्छी कंट्रीज़ हैं, और उन पे स्टार्टअप कल्चर और वर्क कल्चर कैसा है? स्टार्टअप और वर्क कल्चर तो मैंने बताया अमेरिका का बेस्ट है, और आज भी वो कंट्री नंबर 1 है। बाकी लाइफस्टाइल और लिविंग के हिसाब से यूरोप बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, अगर हम कुछ बुक्स की बात करें, अगर एंटरप्रेन्योर्स को कुछ आप रिकमेंड करना चाहें तो कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे? पहला तो मैंने बताया रॉबर्ट शुलर साहब की है, टफ टाइम नेवर लास्ट टफ पीपल डू। वो मुझे बुरे वक्त में कई बार पढ़ी तो उसने बहुत हौसला दिया। फिर मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, स्टीफन कोवी की है कि 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, इस तरह की किताबें। फिर बेलकॉम ग्लैडवेल की है आउटलायर, जिसमें 10,000 घंटे किसी काम में। आप मेरी जो कंसिस्टेंसी देखते हो कि रोज़ एक वीडियो जाता है, हर हफ्ते वीडियो शूट करता हूँ, वो आउटलायर से आई। 10,000 घंटे हमको लग के करना है। टिपिंग पॉइंट भी उन्हीं की है कि हॉकी कर्व, जे कर्व कैसे मिलेगा, 10,000 घंटे लगाओगे जे कर्व मिलेगा। तो बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, पर ये 4-5 मेरी मेन फेवरेट किताबें हैं जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। सर, आपने बताया कि आपने एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी भी बनाई थी, तो वहाँ वो कंपनी बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? देखिए, मैंने बताया कि गारमेंट के एक्सपोर्ट के लिए हम नेगेटिव हो चुके थे कि बहुत लेबर है, बहुत झंझट है, तो मैं साफ़ सुथरा काम ढूंढ रहा था। तो कई बार अखबारों में पढ़ा कि इंडिया ग्रो कर रहा है, यहाँ पे वेल्थ ग्रो होगी, तो वेल्थ मैनेजमेंट एक अच्छा बिजनेस होगा। तो जब फिर वही अट्रैक्शन, अखबार में ऐड दिखी
कि इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कनॉट प्लेस में था, वहाँ पे वीकेंड कोर्स है। तो मैं एक्टिव भी था, बिजनेस जो भी कर रहा था, तो मैंने कहा फ्राइडे शाम, सैटरडे शाम, संडे को पूरा दिन क्लासेस होती है, तो बहुत बढ़िया। कौन सा कोर्स है? इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग CFP, CFP का कोर्स। हाँ, अच्छा। उसके बारे में पढ़ाते थे। तो मैंने 2 साल जाके पढ़ाई की। उसके बाद मैंने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, कुछ साल चलाई, मॉडरेटली सक्सेसफुल, फिर अपने पार्टनर को बेच दी। अच्छा। ये जज्बा और तजुर्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक फेलियर के बाद एजुकेशन दोबारा से शुरू करना, तो ये एक बड़ा मतलब अंदर से हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत कहाँ से आई सर? हिम्मत तो आनी है, जब इतना बड़ा फेलियर हो गया भाई, तो वापस कमाना है, बच्चों के लिए कुछ बनाना है, सब कुछ तो चला गया, तो अब आपके पास बचा क्या है? तो अब मेहनत ही बची है, वो करके वापस पैसा तो कमाना पड़ेगा। पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं सर आप? पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि मैं इसमें एजुकेशन लिया है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चलाई है, तो मेरे को पूरी अवेयरनेस है कि कैसे म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन होती है। कई मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में रेगुलर SIP करके करोड़ों रुपए का गेन किया है। तो मैं समझता हूँ कि 50% पैसा आपकी वांट्स में जाता है, जो आपकी नीड्स हैं, जो नीड्स, ग्रोसरी, बिजली, पानी। 30% आपके वांट्स, आपके टेलीफोन, एंटरटेनमेंट, वैकेशन। 20% आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे क्वालिटी फंड में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वॉरेन बफेट कहते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। उसका अगर यंग पॉपुलेशन को समझ में आ जाए ना, तो हर आदमी के पास कई करोड़ों रुपया होगा और पैसिव इनकम होगी। ये अगर यंग एज में 30 साल के नीचे वालों को समझ में आ जाए ना, तो बहुत बड़ी उनकी एक ज़िंदगी में सॉलिड फाउंडेशन हो जाएगी। उसके बाद आने वाली पीढ़ी कभी गरीब नहीं होगी। सर बहुत सारे जो यंगस्टर्स की आप बात करें 30 साल से नीचे वालों की, वो यूट्यूब पर वीडियो देख कर म्यूचुअल फंड में या फिर फाइनेंस में, शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग, क्विक मनी, कि आज लगाओ कल बन जाओ। 95% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। हाँ, सही बात है। यहाँ तक कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सबसे बड़ा ट्रेडर, उसकी किताब भी लिखी गई है, उसने एंड में सुसाइड किया था। जितना कमाया था सारा कुछ खत्म हो गया एक बार में। तो ये जो ट्रेडिंग जो चक्कर है ना, इसके लिए टेक्निक के साथ ग्रीड और फियर का इमोशन को कंट्रोल करना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। 1-2-3% सक्सेसफुल होंगे। जैसे अगर एक अमिताभ बच्चन बनता है तो पूरा इलाहाबाद ट्रेन पकड़ के चला जाता है बॉम्बे, चलो एक धर्मेंद्र बनता है तो पंजाब चला जाता है। बिल्कुल। तो ये भी ऐसा ही है कि इसमें सक्सेस रेट इज़ वेरी लो, बहुत कम लोग सक्सेसफुल होंगे। और एक तरीके से इतना टेक्निक और उसके बाद जब कोई सक्सेसफुल होता है, हर एक के बस की बात नहीं है। सो बेटर है आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर इक्विटी की समझ है तो इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे शेयर्स, अच्छी बैलेंस शीट पढ़ के वॉरेन बफेट स्टाइल में कीजिए। नहीं है तो चुपचाप म्यूचुअल फंड में कीजिए, वहाँ भी अच्छी रिटर्न मिलेगी। आज मैं कहता हूँ 20,000 रुपये 30 साल तक फ्लेक्सी कैप फंड में आदमी सेव करे, 127 करोड़ रुपए 20% रिटर्न से हो जाते हैं। क्या बात। 30 साल गुजरते पता नहीं लगते, मेरे तो गुजर गए भाई। और तुम सोचो रोज जल्दी बन जाओ, जल्दी बन जाओ अपने धंधे में। मैं बोलता हूँ 4 तरह की लक होती है, तो भी बताऊंगा आपको, पूछोगे तो। नहीं तो नहीं सर, बिल्कुल सर, पूछेंगे सर। थोड़ी रिक्वेस्ट करो सर प्लीज। ओके। तो ये है कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा लॉन्ग टाइम करके समय निकल जाता है। आप अगर अच्छा कमा लेते हो बिजनेस से तो कमा लो, ठीक है, बीच में आप कमा लोगे, लेकिन ये 20,000 रुपये कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर सेव करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो। बिल्कुल 30 साल, 67 साल की उम्र हो गई मेरी। कैसे निकल गया लगता था कल की बात थी, शादी हुई थी 83 में। आज इतने साल ज़िंदगी के निकल गए, तो टाइम निकल जाएगा भाई। सही बात है। तो अभी से इन्वेस्ट कर लो। और 4 तरह की लक, लोग कहते हैं लकी ओवरनाइट लकी, तो 4 तरह की लक मैं कहता हूँ। पहला लक है प्योर लक, जहाँ पे लॉटरी निकल आई, बड़ी कोई अचानक से झोली में आके, कहीं जा रहे हो सड़क पे डायमंड मिल गया, माइन मिल गई, ऐसा होता है ना, कहीं खजाना मिल गया, तो वो एक लक होती है। दूसरी लक होती है जहाँ पे मैं बोलता हूँ ग्रेट लक, दैट मीन्स हार्ड वर्क, कि आपने इतनी मेहनत की कि लक को भी हरा दिया, और होता है, मैं उनमें से एक हूँ। बिल्कुल। तीसरा है हुनर लक, जहाँ पे आप कोई ऐसा हुनर हासिल करते हो जिसमें आपको मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, अच्छे पैसे देती है। चौथी जो लक है, जहाँ पे आप इंडस्ट्री के, वर्ल्ड के, अपनी तो इंडस्ट्री कम से कम बेस्ट बन जाओ, टॉप 5 में आ जाओ, तो लक आपके साथ ही है। लाइन लग के पैसा भी आएगा, ग्राहक भी आएंगे। तो ये चारों में से एक भी लक हाथ में आ जाए ना, तो आप आप लकी हो। सर
41 साल आपकी मैरिज को हो गए जैसा आपने अभी बताया, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? कितना समय आप घर पे देते हैं, कितना समय आप काम को देखते हैं? देखो, मेरा एक बहुत बढ़िया फंडा है, आई वर्क फ्रॉम होम। मेरे घर के नीचे बेसमेंट में ही ऑफिस है, और जूम आने से एक बढ़िया ब्लेसिंग और हो गई कि बाहर ज़्यादा जाना नहीं पड़ता। हाँ सही तो बात, सारा बिजनेस व्यापार वहीं से चल रहा है। सही बात है। तो अब लंच खाने ऊपर जाता हूँ, चाय पीने ऊपर जाता हूँ, डिनर खाने ऊपर जाता हूँ। तो बैलेंस ही हो रहा है। इससे वाइफ परेशान है कि खुश है? परेशान उसमें क्या होना है कि खुशी की बात है, पूरा दिन घर बैठूंगा तो परेशान होएगी, लेकिन मैं नीचे ऑफिस में हूँ पूरा दिन। कल हम सब लोग बातें कर रहे थे सर, तो अनुराग सर, बी सर सब लोग थे, तो कह रहे थे वी आर सो ब्लेस्ड कि आज हमें घर से काम करने का मौका मिलता है। कभी कभी तो अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा घर पे रहोगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या दिक्कत होती है। पर घर और ऑफिस अलग है ना, नीचे है ऑफिस। अगर वहीं होता और मैं काम नहीं करता, अगर आई एम सो बिजी कि मैं सिर्फ इतनी देर जा पाता हूँ खाना खाने या चाय पीने, अगर मैं पूरा दिन घर पे बैठूं तो फिर झगड़ा हो जाएगा। हमें पता है, मुझे सर 15-20 साल मुझे भी हो गए। तो ये है कि इतना ही है। और संडे को हमारा फैमिली डिनर होता है हमेशा। अगर कोई संडे को बड़ा कोई ट्रैवल नहीं है तो इट इज़ ए फैमिली डिनर टाइम, घर पे करेंगे या बाहर जाएंगे। और उसके बाद एक घर पे बैठ के, मैं थिएटर में पिक्चर नहीं जाता, एक रोमांटिक पिक्चर देखनी है हमको भाई। तो ये एक रूटीन है। सिर्फ मैडम के साथ? हाँ जी मैडम, सब बच्चे सो जाते हैं, नौकर चले जाते हैं, बिल्कुल हम आराम से घर पे होम थिएटर पे टीवी पे पिक्चर देखते मतलब हैं। आपको जिंदगी भर रोमांस जिंदा रखना है। हाँ, एक अपना बच्चा, अंदर का बचपन जिंदा और रोमांस को जिंदा रखना है, तो जिंदगी बढ़िया चलती है। क्या बात है सर, आपसे आज पॉडकास्ट करके मज़ा आ गया। मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखी और आशीष सर ने भी सीखी। बहुत नहीं सर, सारी मज़ा आया और बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। बिज़नेस के तौर पर तो हमने आपका कोर्स भी अटेंड किया है, हमने आपकी वर्कशॉप भी अटेंड की है, लेकिन आज पर्सनली जो जानने का मौका मिला वो शायद कभी नहीं मिला आज से पहले। और रियली वंडरफुल टॉक विद यू सर। अभी भी 5% मिला है। 95% जो कंटेंट है, क्योंकि ये 5% जैसे सर ने बोला, हम अलग अलग पार्ट्स में और दूसरे पार्ट 2 पार्ट 3 पॉडकास्ट करते रहेंगे, और सर का जो ज्ञान है वो हम भी लेते रहेंगे, आप तक भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपना बेस्ट सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आप आखिरकार क्या जानना चाहते हो। आपके सवालों का एक पॉडकास्ट जरूर आएगा द आशीष एंड ध्रुवेश टॉक शो में। हाँ, और अगर सर की आपने कोई भी अभी तक कोई वीडियो देखी है तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, पर्सनली कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच सर, पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। थैंक यू सर। जल्दी से मिलियन पहुंचो, मिलियन के बाद 10 मिलियन पहुंचो, और फिर 100 मिलियन पहुंचो। थैंक यू My सर, best wishes. आपके ब्लेसिंग्स है, विल डेफिनेटली डू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।